अध्याय 141। एक खूनी उथल-पुथल। अनुवादक, नोवेल सागा संपादक, नोवेल सागा। फेईडू ने अपने टूटे हुए कोड़े पर जले के निशान देखकर भौहें सिकोड़ लीं, और शालैंग के हाथ में बेत से एक काली लौ जैसी बिजली निकलती दिखाई दे रही थी। हे, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतने कम समय में अपनी विच फायर तकनीक में इतनी बड़ी प्रगति कर ली है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी सी तरकीब से अपने कबीले को स्वर्गीय भेड़िया कबीले के एक योद्धा से बचा पाओगे? फीडू ठिठक कर हंसा। अचानक उसके शरीर से एक प्रभावशाली आभा निकलने लगी। तभी उसके काले लड़ाकू भेड़िए ने ऊपर देखा और जोर से दहाड़ा। तभी लगभग 20 लड़ाकू भेड़िए जोर जोर से दहाड़ने लगे। पैदल सैनिक भी चिल्लाने लगे। फिर वे सब आगे बढ़े। अचानक उनकी हरकतों से अजीब सी उतार चढ़ाव की एक अदृश्य लहर निकलने लगी। उनकी भव्य आभा को देखते ही शालैंग का चेहरा उतर गया। उसे तुरंत स्वर्गीय भेड़िया जनजाति की प्रसिद्ध और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चाल समझ आ गई। उसने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी लहराई। अचानक छड़ी से एक काली रोशनी निकली। वह काली रोशनी फिर एक काली परत में बदल गई और उसके आदिवासियों के सामने एक दीवार बन गई। अचानक अदृश्य उतार चढ़ाव हिंसक रूप से ऊपर उठे और काली परत से टकराए। काली दीवार हल्की सी चटकने की आवाज के साथ टूटकर बिखर गई, लेकिन उसने उस भारी उतार चढ़ाव को अपने अंदर से गुजरने नहीं दिया। शालैंग का चेहरा लाल हो गया। वह एक कदम पीछे हटा। तभी उसकी बेत पर पड़ी काली रोशनी गायब हो गई। फ्लाइंग रेवेन जनजाति के लोग बेहद डरे हुए लग रहे थे, इसलिए उन्होंने शालैंग की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। फिर भी वे अपनी जगह से हिले नहीं। शालैंग, होशियार रहो। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति का विरोध करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ, या तो वो सामान सौंप दो जो मैंने मांगा है, या अपनी पूरी जनजाति का सफाया करवा दो। चुनाव तुम्हारा है, फेईडू ने गंभीर हंसी के साथ कहा। शालैंग का रंग पीला पड़ गया जब उसने स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के लगभग 20 टोटेम योद्धाओं को देखा। 20 बाल्टी अनाज बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें सिर्फ 5 बाल्टी ही दे सकता हूँ। इस जनजाति में अच्छी शराब और घोड़े कम हैं, तो मैं तुम्हें वो कैसे दे सकता हूँ जो तुमने मांगा है? शालैंग ने कुछ सोचकर जवाब दिया। ये शब्द सुनते ही फ्लाइंग रेवेन जनजाति के कई लोग क्रोधित हो गए। वे एक बार फिर जोर से चिल्लाए। शालैंग ने अपने आदिवासियों की नाराजगी भरी आवाज को दबाने के लिए अपना हाथ हिलाया। हे, 5 बाल्टी अनाज? शालैंग, क्या तुम्हें लगता है कि हम स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के लोग भिखारी हैं? हम 20 बाल्टी से कम अनाज स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे युवा स्वामी का दिल तुम्हारी बेटी शा जियाओ पर आ गया है जब से उन्होंने उसे सालों पहले देखा था। अगर तुम अपनी बेटी को हमारे युवा स्वामी के हरम में उपपत्नी का स्थान देने का वादा करो, तो हम तुमसे कोई खाना नहीं लेंगे, और वह तुम्हारे उड़ते हुए रेवेन जनजाति का सम्मान बनाए रखेगी। फीडू ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ सुझाव दिया। फेईडू, तुम छोटी छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं हो। हमारी उड़ती रेवेन जनजाति छोटी है, लेकिन इससे तुम्हें हमें अपमानित और बेइज्जत करने का अधिकार नहीं मिल जाता। शालैंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। फिर उसने सख्त आवाज में जवाब दिया। फ्लाइंग रेवेन जनजाति के कबीले के लोगों ने भी अपने हथियार उठा लिए और जोर से चिल्लाने लगे। ठीक है, अगर तुम मरने को तैयार हो तो तुम्हारा स्वागत है। फेईडू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। फिर उसने हाथ हिलाया। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के 20 से ज्यादा टोटेम योद्धा इस बात की बाढ़ में बदल गए और उड़ते हुए रेवेन जनजाति के सदस्यों की ओर दौड़ पड़े। 100 से ज्यादा पैदल सैनिक भी उनके पीछे दौड़ पड़े। वापस अंदर चलो, शालैंग ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा। अचानक उसकी छड़ी के चारों ओर एक घनी काली रोशनी दिखाई देने लगी। तभी आसमान में एक काला बादल क्वैक की आवाज के साथ दिखाई दिया। दर्जनों काले कौवे आसमान से दर्जनों तीरों की तरह झपटे, और उन्होंने स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के कुलदेवता योद्धाओं पर खुद को गोली मार ली। वे काले कौवे बेहद तेज थे। उनकी चोंचें सुआ जैसी तेज थीं। दरअसल वे सबसे तेज तीरों से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के कई कुलदेवता योद्धा इस हमले से बच नहीं पाए। काले कौवे उनसे टकरा गए, उनके पैरों और शरीर पर चोट पहुंचाई। कई शूरवीर अपने भेड़ियों की पीठ से गिर गए। कई टोटेम योद्धाओं के घावों से खून बहने लगा। एक बदकिस्मत आदमी की आंख के गड्ढे में कौवे ने वार किया। उसके सिर में एक लंबी और नुकीली चोंच घुस गई। इस प्रारंभिक अवस्था वाले होऊ तियान टोटेम योद्धा ने चीख मारी। फिर उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और 2 बार लुढ़का। उसके बाद वह निश्चल हो गया। शालैंग ने एक बार फिर मंत्र पढ़ा। तभी उसके शरीर से प्रकाश की काली किरणें निकलने लगीं। अचानक उड़ते हुए रेवेन कबीले के अंदर कहीं एक रोशनी चमकने लगी, और यह रोशनी अविश्वसनीय गति से शालैंग के शरीर को घेरने लगी। काली रोशनी शालैंग के शरीर पर घूमी और एक काले कौवे का रूप ले लिया। फिर उसकी छड़ी से लाल रोशनी के फटके निकलने लगे। जैसे ही लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसका रंग सुर्ख हो गया। वह जोर से चिल्लाया और अपनी बेत आगे बढ़ा दी। बेत बेहद तेज गति से चला, अपनी सामान्य गति से लगभग 2 गुना तेज, और वह सीधा स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के एक सैनिक के सीने में जा लगा और उसे छेद दिया। उनके कबीले की ओर से एक बार फिर एक काली रोशनी निकली। यह उड़ते हुए रेवेन कबीले के कुलदेवता योद्धा के शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन ये रोशनी शालैंग द्वारा उत्सर्जित काली रोशनी से कमजोर थी। दोनों आदमियों ने अपने धारदार हथियार हाथों में लिए हिलाए। तभी एक लाल बत्ती ने उनके हथियारों को ढक दिया और उनकी हमलावर शक्ति बढ़ गई। ये तीनों लोग उठे और फ्लाइंग रेवेन जनजाति के बाकी सदस्यों के साथ मिल गए,
और वे अपने 20 से ज्यादा आदमियों की जान की कीमत पर हेवनली वुल्फ जनजाति के हमले का प्रतिरोध करने में सफल रहे। फेई डू क्रोधित हो गया। ये 20 टोटेम योद्धा उसके दाहिने हाथ थे। वे उसके निजी सैनिकों के बराबर थे, इसलिए अगर वे मर गए तो यह उसके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। वह जोर से चिल्लाया, फिर उसने हाथ हिलाया और उसके हाथ से बिजली की गति से एक काली रोशनी निकली। शालैंग एक हाथ में बेंत और दूसरे हाथ में हथौड़ा लिए स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के एक मध्यम स्तरीय हो तियान योद्धा से लड़ रहा था। अचानक उसकी छाती में दर्द हुआ और उसकी हरकतें रुक गईं। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसका रंग अचानक पीला पड़ गया। उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया था। उसके चारों ओर एक काला जलता हुआ घाव था। धमाका, एक तेज आवाज सुनाई दी। इसी बीच शालैंग के सामने खड़े सैनिक ने अपना हथौड़ा शालैंग के शरीर पर मारा और शालैंग का शरीर हवा में उड़ गया। चीफ, बड़े गोरे आदमी का रंग पीला पड़ गया। वह जोर से चीखा। अचानक एक काला पाइक जहरीले अजगर की तरह चमका और गोरे आदमी के गले में घुस गया। उसके घाव से खून की धार फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर पर फैल गई। ये लड़ाई पहले ही एक तरफा हो चुकी थी। उड़ते रेवेन कबीले के आखिरी टोटेम योद्धा ने कुछ सांसें बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंततः स्वर्गीय भेड़िया कबीले के कई टोटेम योद्धाओं द्वारा मारा गया। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति ने भी कई लोगों को खो दिया, लेकिन इससे उनकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। उड़ते हुए रेवेन कबीले की रक्षा जल्द ही स्वर्गीय भेड़िया कबीले द्वारा ध्वस्त कर दी गई। फिर उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाए और उड़ते हुए रेवेन कबीले के साधारण लोगों को मारना शुरू कर दिया। मेरे पीछे आओ और जो भी जीवित हो उसे पकड़ लो। फेई डू अपने भेड़िए से कूद पड़ा और अपनी तलवार उठाई। फिर दहाड़ता हुआ वह कबीले में घुस गया। 100 से ज्यादा बर्बर पैदल सैनिक उसके पीछे पीछे चल पड़े। संपूर्ण फ्लाइंग रेवेन जनजाति में भय की भावना व्याप्त हो गई थी। शाम हो चुकी थी। शी म्यू, शा जियाओ, शा जिंग और अन्य लोग अपने कबीले की ओर वापस लौट रहे थे। शी म्यू अपने डेविड हिरन पर सवार था। शा जियाओ और शा जिंग अपने घोड़ों पर साथ साथ सवार थे और एक छोटा पीला हिरन उनके बगल में लटका हुआ था। शी म्यू के हाथ में एक अंडे के आकार की पीली गेंद थी। गेंद देखने में एक साधारण पत्थर जैसी थी, लेकिन उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। इस रोबक को पकड़ने में मेरी मदद करने के लिए सभी का शुक्रिया। शी म्यू ने पीली गेंद को एक छोटे से बैग में डाला और अपनी कमर पर लटका लिया। वह सबकी तरफ मुस्कुराया और अपने सीने के सामने हाथ जोड़कर आसपास के सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस सुगंधित रोबक जानवर को पकड़ने में 10 से ज्यादा लोगों ने काफी मेहनत की थी और उन्हें पूरा दिन लग गया था। आपका स्वागत है भाई शी। हमारे लिए, फ्लाइंग रेवेन जनजाति के कबीले के सदस्यों के लिए, अपने दोस्तों की मदद करना सामान्य बात है। शा जिंग ने उसकी छाती थपथपाई और ऊंची आवाज में जवाब दिया। बाकी युवा कबीले वालों ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फिर कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने उसे पहले ही अलविदा कह दिया। शा जियाओ उनके बगल में साइकिल चला रही थी। वह थोड़ी अकेली और चुप लग रही थी। शी म्यू ने भी उससे बात नहीं की। युवाओं का समूह उत्साहित मनोदशा में जनजाति के पास पहुंचा। अचानक शी म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसकी गहरी दृष्टि जनजाति की दिशा से उठ रहे काले धुएं पर पड़ी। जनजाति के ऊपर आसमान में घने काले बादलों की एक परत तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। यह अजीब लग रहा था। शी म्यू के दिल में एक अनजानी सी अनुभूति जाग उठी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाई शी, क्या हुआ? शा जियाओ चुपके से शी म्यू को घूर रही थी, इसलिए उसके चेहरे के भावों में बदलाव सबसे पहले उसी ने देखा। उसने झिझकते हुए पूछा, जनजाति में कुछ असामान्य बात है, हमें गति बढ़ानी होगी। शी म्यू ने गरिमापूर्ण चेहरे के साथ उत्तर दिया। ये सुनकर बाकी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबने कबीले की तरफ देखा, लेकिन वे अपनी सामान्य दृष्टि से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। फिर भी शी म्यू के चेहरे पर गंभीरता देखकर उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। वे जल्द ही नाले के पास पहुंच गए। अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। संपूर्ण फ्लाइंग रेवेन जनजाति का सफाया हो गया था। वह खंडहर में तब्दील हो चुका था। नाले के दोनों ओर लगे तंबू जलकर ढह गए थे। दरअसल कुछ तंबुओं से अभी भी धुआं निकल रहा था। तंबुओं के खंडहरों के बीच लाशों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे। बूढ़े, औरतों, बच्चों और उड़ते हुए रेवेन कबीले के सभी योद्धाओं की लाशें जमीन पर टूटे हुए पत्थर के हथौड़ों और हड्डियों के भालों के पास पड़ी थीं। हर जाना पहचाना चेहरा लाश में बदल गया था। कई लोगों को बेरहमी से कई टुकड़ों में काट दिया गया था। साफ जाहिर था कि हत्यारे बेहद बेरहम थे। नाले के दोनों ओर की जमीन खून से सनी हुई थी, यहाँ तक कि खून की बदबू भी आ रही थी। शा जियाओ, शा जिंग और बाकी लोगों के चेहरे डर से भर गए। ये देखकर वे निराशा से जोर जोर से चीखने लगे। फिर वे अपने घोड़ों से उतरकर कबीले के खंडहरों की ओर दौड़ पड़े। पिताजी, भाई, छोटी बहन, बू हू, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उनके चेहरे आंसुओं से बह रहे थे। वे खंडहरों में अपने प्रियजनों को ढूंढते हुए जोर जोर से रो रहे थे। शी म्यू का शरीर भी कांप रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। पिछले कुछ सालों में उसने युद्धभूमि में खूब खून खराबा देखा था, लेकिन इस खूनी दृश्य को देखकर उसके दिल में चाकू घोंप देने वाला दर्द हो रहा था। ये बर्बर लोग कल रात शराब पी रहे थे, बातें कर रहे थे, संगीत सुन रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। वे गरीब होते हुए भी ईमानदार थे। उनके पास खाने पीने की अच्छी चीजें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। सभी ने रेवेन भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना की थी, इस उम्मीद में कि आने वाले सालों में वह उन्हें बेहतर संसाधन और मवेशी मुहैया कराएंगे।
डेविड का हिरण भी डरा हुआ लग रहा था। वह बेचैनी भरी आवाजें निकाल रहा था और अपने खुरों से जमीन खोदने लगा। शी म्यू ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब शांति लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखें गहरे और गहरे रंगों से चमक रही थीं। वह अपने डेविड हिरन से कूदने के लिए पलटा। फिर वह सिर झुकाए जमीन को निहारते हुए कबीले की ओर चल पड़ा। जमीन पर अनगिनत पैरों के निशान एक दूसरे पर पड़े थे। इसके अलावा इंसानों और भेड़ियों के भी अनगिनत पैरों के निशान थे। वह उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। फिर उसने अपने सामने बंजर जमीन को देखा। बंजर जमीन ठोस थी, लेकिन बड़े बड़े पैरों के निशान अभी भी धुंधले दिखाई दे रहे थे। वहां 100 से ज्यादा लोग रहे होंगे और ऐसा लग रहा था कि वे दक्षिण पूर्व दिशा से आए थे, लेकिन लौटते हुए पैरों के निशानों की संख्या मूल संख्या से दोगुनी लग रही थी। शी म्यू की आंखों में ठंडक और उदासी छा गई। वह तुरंत स्थिति समझ गया। फिर वह मुड़ा और कबीले की ओर चल पड़ा। अध्याय 142। खंडहर। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। शा जियाओ और अन्य लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे और उनके चेहरे पर दुख के भाव थे। बंजर भूमि का वातावरण अत्यंत घृणित था। इसने जंगली बच्चों को एक दृढ़ चरित्र प्रदान किया था और आंसू बहाना शर्म की बात मानी जाती थी, लेकिन हृदय में व्याप्त असहनीय पीड़ा के कारण सभी के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। शी म्यू उनके पास गया। वह कुछ सांत्वना भरे शब्द कहना चाहता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। इस समय शब्द शक्तिहीन लग रहे थे। पिताजी, पिताजी। अचानक करुण क्रंदन की आवाज गूंजी। ये शा जियाओ की आवाज थी। शी म्यू की आंखें चमक उठीं। फिर उसने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। ये जनजाति का केंद्रीय चौक था। यह वह वेदी थी जहां पिछली शाम बलि समारोह और अलाव पार्टी आयोजित की गई थी। हालांकि केंद्रीय चौक इतना बदल गया था कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। रेवेन भगवान की मूर्ति भी टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गई थी। क्षतिग्रस्त वेदी के सामने एक ऊंचा क्रूस लगा हुआ था और उस पर एक बर्बर व्यक्ति को कीलों से ठोका गया था। इसके अलावा उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर भयानक निशान थे। ये फ्लाइंग रेवेन जनजाति का प्रमुख था। शा जियाओ ने शा लैंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया और जोर से चिल्लाए। शा लैंग की चोटें बेहद गंभीर थीं, हालांकि उसकी मौत अभी नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर अभी भी हल्का सा रंग था। शा जिंग ने चीख सुनी और आंसुओं से भरा चेहरा लिए दौड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुल्हाड़ी या ब्लेड कहां से लाकर वह क्रूस को 2 टुकड़ों में काट सके और अपने पिता को उस लकड़ी के ढांचे से आजाद कर सके। शा लैंग के हाथों और पैरों में स्टील की कीलें गहराई तक धंसी हुई थीं। कीलें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उसके शरीर के मांस में गहराई तक धंस गई थीं। शा जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अपने पिता को चोट पहुंचाए बिना उन्हें कैसे बाहर निकाले, और इससे उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। अचानक शी म्यू की आकृति चमकी और वह क्रॉस के सामने आ पहुंचा। उसने शा जियाओ का हाथ पकड़ लिया। वह बुरी तरह घायल है, इसलिए तुम्हें उसके शरीर को हिलाना नहीं चाहिए, शी म्यू ने धीमी आवाज में कहा। शा जियाओ हिल गई। अपने पिता को देखते ही उसका शरीर मानो जम गया। शी म्यू ने शा जियाओ को एक तरफ खींच लिया और शा जिंग को इशारा किया कि बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाए। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और अपनी काली तलवार निकाली। फिर उसने क्रॉस को कई बार नापा। अचानक उसकी आकृति क्रॉस के चारों ओर घूमने लगी। क्रॉस के चारों ओर एक काली ब्लेड जैसी रोशनी टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। का जैसी कुछ धीमी आवाजें गूंजी। तभी शा लैंग का शरीर लकड़ी के फ्रेम से नीचे गिर पड़ा। स्टील की कीलें इतनी कुशलता से काटी गई थीं कि उसके हाथों और पैरों की खाल उनसे अलग हो गई थी। शी म्यू ने अपना हाथ घुमाया और अपनी तलवार वापस खींच ली। उसने शा लैंग के शरीर को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर उसने सावधानी से उसके शरीर को जमीन पर लिटा दिया। पिता, शा जियाओ शा लैंग के शरीर की ओर दौड़ा। शा जिंग ने टूटा हुआ हेलीकॉप्टर फेंक दिया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। शी म्यू के चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव थे। उसने शा लैंग की गर्दन पर अपनी उंगली रखकर उसकी स्थिति का जायजा लिया। तभी शी म्यू की असली क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई। शा जियाओ और उसका छोटा भाई असहाय भाव से देखते रहे, लेकिन उन्होंने शी म्यू को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कुछ सांस लेने के बाद शी म्यू ने अपनी उंगली वापस खींच ली। उसकी दृष्टि गहरी काली हो गई थी। भाई शी, पिताजी, शा जियाओ ने कांपते हुए पूछा। उसके कई अंदरूनी अंग टूट गए हैं। उसकी चोटें भी बहुत गंभीर हैं। यह एक चमत्कार ही है कि वह अब तक जिंदा है, लेकिन उसकी जान बचाना मेरे बस की बात नहीं है, शी म्यू ने धीमे स्वर में कहा। शा जियाओ का शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह लगभग बेहोश हो गई। बहन, शा जिंग उसे पकड़ने के लिए शा जियाओ की ओर दौड़ा। चीफ में थोड़ी सी चेतना बची है। मैं उसके शरीर में प्राणशक्ति को उत्तेजित करके उसे जगा सकता हूँ, लेकिन इससे उसकी चोटें उभर आएंगी और वह जल्द ही मर जाएगा। शी म्यू ने शा जियाओ और उसके छोटे भाई की ओर देखा। फिर उसने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन मुझे डर है कि अगर वह अभी नहीं भी उठता है तो भी उसके पास जीने के लिए मुश्किल से 1/4 घंटा ही बचा है। तुम दोनों तय करो कि क्या करना है, शी म्यू ने आह भरते हुए कहा। शा जियाओ का शरीर कांप उठा। उसने अपने भाई के चेहरे पर एक नजर डाली। फिर उसने शा लैंग का हाथ थाम लिया और चुपचाप सिर झुका लिया। फिर कुछ सोचने के बाद उसने अपना सिर उठाया। शी म्यू का रंग पीला पड़ गया। शा जियाओ की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नफरत की भावना उभर रही थी। भाई शी, कृपया पिताजी को जगाएं।
मैं जानना चाहता हूँ कि किसने हमारे कबीले को नष्ट किया और हमारे कुल के लोगों को मारा, शा जियाओ ने कहा। शा जिंग ने भी शी म्यू को ऐसे ही भाव से देखा। उसके चेहरे के आंसू अभी सूखे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। शी म्यू ने शा जियाओ और शा जिंग की आंखों में देखा और सिर हिलाया। फिर उसने अपनी छाती से एक छोटी सी सफेद शीशी निकाली। उस शीशी में सफेद पाउडर वाली दवा थी। उसने शा जियाओ को वह दवा शा लैंग को देने दी। फिर उसने हाथ घुमाकर एक हरे कागज का ताबीज निकाला। ये कायाकल्प करने वाला ताबीज था। फिर शी म्यू ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने हाथ हिलाया और कागज का ताबीज शा लैंग के माथे पर रख दिया। कायाकल्प करने वाले आकर्षण ने एक हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित की और यह प्रकाश फिर शा लैंग के शरीर के चारों ओर लिपट गया। उसकी कुछ चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। उसका चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। शा जियाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। शी म्यू की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर उसने अपनी उंगली शा लैंग की छाती पर रखी। उसके बाद उसने अपनी उंगली उसके पेट के निचले हिस्से और कई महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर रखी। शी म्यू ने अपनी आत्मिक शक्ति को अपनी वास्तविक क्यूई से स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला पर नियंत्रण दिलाया। फिर उसे कई भागों में विभाजित किया। इसके बाद वह धीरे धीरे शा लैंग के शरीर में प्रवेश कर उसकी रक्तवाहिकाओं को उत्तेजित करने लगी। शा लैंग का शरीर कांप उठा। फिर उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने मुंह में खून की एक बूंद खांसी की और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रंगत छा गई, मानो सूरज डूबने वाला हो, और उसके चेहरे पर डूबते सूरज की आखिरी चमक दिखाई दे रही थी। पिताजी! शा जियाओ और शा जिंग दौड़कर आए। शी म्यू बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और एक तरफ चला गया। जियाओ, जिंग, तुम दोनों ठीक हो? बहुत बहुत अच्छे। शा लैंग ने मुश्किल से अपना सिर घुमाया और अपने बच्चों की तरफ देखा। कमजोर आवाज में बोलते हुए उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव झलक रहा था। अन्य कबीले के लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उसे घेर लिया। वे दुख में डूबे हुए थे। उनके हाथ खाली थे और खून से लथपथ थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्हें कोई और जीवित नहीं मिला था। पिताजी, हमारे कबीले का नाश किसने किया? शा जियाओ को शी म्यू के शब्द याद आ गए। फिर उसने शा लैंग का हाथ पकड़ लिया और अपनी आवाज में गहरी नफरत के साथ पूछा। शा लैंग की आंखें चमक उठीं और फिर धुंधली हो गईं। दुश्मन बहुत ताकतवर है, तुम उससे निपट नहीं सकते। बदला लेने की मत सोचो, उसने धीरे से कहा। हमें डर नहीं है मुखिया, हमारी उल्टी रेवेन जनजाति में सिर्फ बहादुर योद्धा हैं, हम काया नहीं हैं। पास खड़ा एक युवक गुस्से से चिल्लाया। हमें बदला चाहिए, खून का कर्ज खून से चुकाना होगा। कई अन्य लोग चिल्लाए। शा लैंग के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने अपने कबीले के जोशीले लोगों के चेहरे देखे। उसने अपने चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान ला दी। ऐसा नहीं था कि वह बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि स्वर्गीय भेड़िया कबीले से बदला लेने का मतलब उसके लोगों की मौत ही होगी। पिताजी, ये स्वर्गीय भेड़िया जनजाति थी, है ना? शा जिंग ने कहा। शा लैंग चौंक गया। बाकी लोग भी उसे घूर रहे थे, जैसा कि उम्मीद थी। शा जिंग ने धीरे से अपनी बंद मुट्ठी खोली। शा लैंग ने देखा कि उसके हाथ में एक भेड़िए के उंगलियों जितने लंबे भूरे बालों की कई लंटें थीं। शी म्यू ने भौहें से कोड़ लीं। वह उनके साथ ज्यादा समय से नहीं रह रहा था, लेकिन इन लोगों से बातचीत के दौरान उसे पड़ोसी जनजाति के प्रभाव क्षेत्र के बारे में पता चल गया था। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति 250 किलोमीटर के दायरे में सबसे बड़ी क्रूर बर्बर जनजाति थी। वे अपनी दुर्जेय शक्ति और रक्तपिपासु स्वभाव के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। बाकी आदमियों की आंखों में नफरत की झलक थी। शा जियाओ बार बार अपने कंधे हिला रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें अंतहीन नफरत से भरी हुई लग रही थीं। जियाओ, मैं उड़ते हुए रेवेन जनजाति के पुजारी के नाम पर तुम्हें इस जनजाति के मुखिया का पद सौंपता हूँ। अब से अपने कुलों की रक्षा करना और अपने भाई की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं रेवेन देवता की शपथ लेता हूँ कि अगर तुमने कभी स्वर्गीय भेड़िया जनजाति से बदला लेने की कोशिश की, तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए एक अंतहीन पीड़ा में फंस जाएगी और उसे कभी इससे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। शा लैंग ने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में बोला। शा जियाओ का रंग बदल गया। फिर उसका नाजुक शरीर कांप उठा। वह कांपते होंठों के साथ जमीन पर बैठ गई। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने कांपती आवाज में कहा। जियाओ, उड़ते हुए कौओं के कबीले के सरदार के तौर पर और तुम्हारे पिता के तौर पर यह मेरा आखिरी आदेश है। क्या तुम अपने पिता के आखिरी शब्द नहीं सुनोगे? शा लैंग भावुक हो गया। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वह सांस लेने के लिए तड़प रहा था। फिर उसने कहा। शा जियाओ ने अपना निचला होंठ काट लिया और खून की एक बूंद बहकर जमीन पर गिर पड़ी। हाँ पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से कहा। इससे शा लैंग को राहत मिली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शा जियाओ के सिर को प्यार से सहलाया। फिर वह संतुष्ट भाव से मुस्कुराया। यही बात तुम सब पर भी लागू होती है। हम बर्बर बंजर भूमि में रहते हैं। हजारों सालों से कमजोर लोग ताकतवरों का शिकार बनते आ रहे हैं। अनगिनत जनजातियां लुप्त हो गईं और हर साल कई पैदा होती हैं। उड़ते हुए रेवेन कबीले का पतन कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अब से तुम्हें बस सावधानी से जीना होगा ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। शा लैंग ने धीरे से अपनी नजर उन युवा बर्बर लोगों पर घुमाई जो उसके आसपास खड़े थे। धीरे धीरे उसकी बातें ज्यादा धारा प्रवाह होती गईं, लेकिन उसका रंग लाल से बदलकर एकदम साफ और चमकदार हो गया। फिर थोड़ा पारदर्शी हो गया। शा लैंग का चेहरा देखकर बाकी लोगों के दिल दुख से भर गए।
इसलिए वे कोई वादा नहीं करना चाहते थे। फिर भी घुटी हुई आवाज में उन्होंने वादा पूरा कर लिया। शालैंग ने ये देखा तो वह निश्चिंत हो गया। योद्धा शिम्यू। फिर उसने अपना सिर शिम्यू की ओर घुमाया। चीफ शाह। शिम्यू कुछ कदम आगे बढ़ा, नीचे बैठ गया और अपना सिर शालैंग के करीब ले गया। शालैंग मुस्कुराया और गहरी सांस ली। फिर उसने एक काला थूक उगल दिया। यह इंसानी मुट्ठी के आधे आकार का था। शालैंग ने कांपते हाथों से स्पिकुल शिम्यू को थमा दिया। शिम्यू का चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। योद्धा शिम्यू, यह उड़ते हुए रेवेन कबीले की विरासत है। इसे प्राचीन काल के किसी काले जादू और एक गुप्त टोटेम कला से बनाया गया था। जियाओ समेत इनमें से किसी के पास भी काला जादू नहीं है। इसलिए मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ। हो सकता है कि यह आपके लिए कोई कीमती चीज न हो, लेकिन ये हमारे उड़ते हुए रेवेन कबीले के लिए सबसे कीमती चीज है, शालैंग ने कहा। उसका रंग पीला पड़ गया था। उसकी सांस फूल रही थी। शिम्यू ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ स्पिकुल को अपने हाथ में पकड़ रखा था। प्रमुख, आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ क्या करूं? उसने धीरे से पूछा। फ्लाइंग रेवेन जनजाति अब रहने लायक जगह नहीं रही, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जियाओ और बाकी लोगों को दक्षिण पश्चिम दिशा में दलदली बंजर भूमि में तू हो जनजाति के पास ले जाओ। उसके चाचा वहां एक शांतिपूर्ण बर्बर जनजाति में रहते हैं। शालैंग ने शिम्यू की ओर देखा और कहा। शिम्यू के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। उसने स्पिकुल हाथ में पकड़ा और खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा तो खंडहर और लाशें ही लाशें दिखाई दीं, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सुआ उसके दिल में घुस रहा हो। आप निश्चिंत रहें, मैं उन्हें सही सलामत उस जगह पहुंचा दूंगा। शिम्यू ने अपनी नजरें हटा लीं और गंभीर स्वर में वादा किया। ये सुनकर शालैंग की आंखों में संतुष्टि का भाव आ गया, लेकिन अब तक उसके शरीर से अधिकांश जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। सब लोग, मैं चीफ शालैंग से गुप्त रूप से कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए माफ कर सकते हैं? शिम्यू ने शाह जियाओ और बाकियों की तरफ देखते हुए कहा। अध्याय 143 प्रतिशोध। अनुवादक, नोवेल सागा संपादक, नोवेल सागा। शालैंग ने आश्चर्य से शिम्यू की ओर देखा। फिर उसने अपना मुंह थोड़ा सा हिलाया। आसपास के लोगों का चेहरा बदल गया और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। सब देख सकते थे कि शालैंग के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वे चाहते थे कि शाह जियाओ और शाह जिंग अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके साथ रहें। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस एक पल लगेगा। बोलते समय शिम्यू के चेहरे के भाव नहीं बदले। फ्लाइंग रेवेन जनजाति के लोगों ने निराशा में एक दूसरे को देखा और फिर शाह जियाओ को देखा। ठीक है भाई शी, जो भी पूछना है जल्दी से पूछ लो। शाह जियाओ ने शिम्यू की तरफ देखा। फिर उसने शालैंग की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली। फिर वह शाह जिंग को पीछे खींचने के लिए मुड़ी और दूर एक स्थान पर चलने लगी। अन्य लोग भी उनके पीछे चले गए। अब शालैंग और शिम्यू अकेले थे। शिम्यू ने आह भरी। फिर वह शालैंग की बगल में उकड़ूं बैठ गया और धीरे से बोला, चीफ शाह, मैंने अभी अभी कबीले के बाहर पैरों के निशान देखे हैं। कबीले से बाहर गए पैरों के निशानों की संख्या शुरू में आए पैरों के निशानों से काफी ज्यादा है। इसके अलावा आपके कबीले की औरतों और बच्चों के शवों की संख्या भी कम लग रही है। क्या स्वर्गीय भेड़िया कबीले के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया है? ये सुनते ही शालैंग का शरीर कांप उठा। उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। योद्धा शिम्यू की नजर तेज है। हाँ, ये सच है। मैं, शालैंग, इतना शक्तिहीन था कि अपने कुल के लोगों को भी नहीं बचा सका। मैंने उन्हें स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के हाथों में पड़ने दिया। शालैंग की भावनाएं जागृत हो गईं। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। शिम्यू ने अपना हाथ बढ़ाकर शालैंग के सिर पर रख दिया। उसकी असली क्यूई धीरे धीरे संक्रामक तंतुओं में बदल गई और उसके सिर में समा गई। इससे शालैंग की अस्थिर सांसें शांत हो गईं। शालैंग ने शिम्यू की तरफ देखा। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के लोग 12 घंटे पहले ही चले गए होंगे। जमीन पर किसी गाड़ी का कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि कबीले के लोग उन्हें पैदल ही ले गए हैं, और चूंकि वे औरतों और बच्चों को ले गए हैं, इसलिए उनकी गति ज्यादा तेज नहीं रही होगी। इसलिए उनसे मिलने के लिए अभी भी समय है, शिम्यू ने कहा। फिर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और एक क्षण रुककर बोलना जारी रखा। मैं तुम्हारे कबीले के दयालु आतिथ्य का ऋणी हूँ। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका सकता, इसलिए मैं जाकर औरतों को वापस ले आता हूँ। शालैंग ने यह बात अजीब भाव से सुनी। फिर उसने मुंह खोला, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। जमीन पर पड़े पैरों के निशानों से मैं बता सकता हूँ कि वहाँ स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के 100 से ज्यादा सैनिक होंगे, लेकिन मैं उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ, और उनमें से कितने टोटेम योद्धा हैं। इसलिए मुझे डर है कि अगर मैं बिना सोचे समझे उनका सामना करूंगा तो हालात मेरे पक्ष में नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था, चीफ शाह, शिम्यू ने धीरे से कहा। मैं योद्धा शिम्यू के नेक इरादों की कद्र करता हूँ, लेकिन उन स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं जियाओ की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, और मैं किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? शालैंग ने शिम्यू की ओर देखा। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, और ये जीवन मरण का मामला नहीं है। मुझे लगता है कि चीफ शाह अपने कबीले की महिलाओं और बच्चों की पीड़ा नहीं देख पाएंगे। आपने अपने अनमोल कबीले को स्वर्गीय भेड़िया कबीले के उन क्रूर बर्बर लोगों के हाथों में पड़ते देखकर काफी अपमान सहा है, शिम्यू ने कहा। अगर योद्धा शिम्यू ऐसा कहेंगे तो मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। इस उपकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शा लैंग ने शी म्यू की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव उभर आए। चीफ, आपका स्वागत है। कृपया मुझे दुश्मन के बारे में ध्यान से बताएं, शी म्यू ने आदरपूर्वक पूछा। फिर वह सुनने के लिए तैयार हो गया। कुछ क्षण बाद शी म्यू खड़ा हुआ और शा जियाओ तथा अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाया। शा जियाओ और दूसरे लोग तुरंत उनकी ओर दौड़े। शा लैंग का रंग अब बदसूरत हो गया था क्योंकि उसमें रंग का नामोनिशान नहीं था। पिताजी, शा जियाओ शा लैंग के शरीर के पास झुकी। उसने उसके शरीर को देखा, वह पहले ही सूख चुका था। जियाओ, मैं तुम्हें, शा जिंग और बाकी लोगों को। शा लैंग हाँफने लगा। फिर उसने अपनी बेटी के चेहरे को आखिरी बार प्यार से सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने उसे आधा ही उठाया था कि उसने आखिरी सांस ली। फिर उसका हाथ जमीन पर गिर गया। शा जियाओ की चीख दर्द से भर गई। शा जिंग भी रो रहा था। उनके आसपास खड़े बाकी 10 बर्बर युवकों ने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन सिसकियां रोक नहीं पाए। शी म्यू ने मुड़कर चुपचाप जनजाति से बाहर चला गया। वह उड़ते हुए रेवेन कबीले के खंडहरों को पीछे छोड़कर अपने डेविड के हिरण के पास पहुंचा। शी म्यू ने आकाश विभाजक धनुष को महसूस करने के लिए अपनी कमर को छुआ। फिर उसने शा लैंग के शब्दों को याद करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगले ही पल उसका चेहरा साफ हो गया। वह अपनी डेविड डियर पर सवार हो गया और जमीन पर पड़े पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। भाई शी, भीड़ में से एक साया दौड़ता हुआ आया। वह शा जियाओ था। शी म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने डेविड हिरण की लगाम खींच ली। क्या आप बंदी महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के उन पुरुषों का पीछा करने जा रहे हैं? शा जियाओ ने शी म्यू को देखा और पूछा। शी म्यू के हाव भाव नहीं बदले। उसने अपना सिर किसी दूर की ओर घुमाया। उसने उसके सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस फुसफुसाया, मुझे यकीन नहीं है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। शा जियाओ की आंखों में एक चमक दौड़ गई और उसने दांत भींच लिए। फिर उसने अपने मुंह का कोना हिलाया, मानो कुछ कहना चाहती हो। तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। शी म्यू कुछ कह पाती उससे पहले ही बोल पड़ा। तुम चीफ शा लैंग के शव को सावधानी से दफना दो और कुछ दिन इंतजार करो। मैं वापस आऊंगा, चाहे मैं कामयाब हूं या नहीं, शी म्यू ने कहा और अपना सिर घुमा लिया। वह अब शा जियाओ की तरफ नहीं देख रहा था। जैसे ही शी म्यू ने अपनी लगाम हिलाई, डेविड का हिरण हिनहिनाया। फिर उसने अपने 4 खुर आगे बढ़ाए और दूर किसी जगह की ओर भागने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह बहुत जल्दी दूर जाकर गायब हो गया। शा जियाओ ने शी म्यू की आकृति को दूर से धुंधलाते देखा। उसकी आंखें ऐसे चमक उठी मानो वह पागल हो गई हो। फ्लाइंग रेवेन जनजाति से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र था। 1 से 200 बर्बर लोगों का एक समूह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। समूह के आगे भेड़ियों पर सवार 20 प्रमुख सैनिक थे। उनके पीछे सैकड़ों साधारण बर्बर लोग थे। पीछे की ओर मवेशियों के साथ उड़ते हुए रेवेन जनजाति की 100 या उससे भी ज्यादा महिलाएं और बच्चे चल रहे थे। इन औरतों और बच्चों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर डर के भाव थे और आंसुओं के हल्के से निशान थे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं रहे थे, बस चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। मवेशी अनाज, सूखे मांस और मिट्टी के बर्तनों की बोरियां धो रहे थे और उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के लोग उड़ते हुए रेवेन जनजाति को लूटकर लौट रहे थे। उन्होंने उनका भोजन लूट लिया था और उनकी स्त्रियों और बच्चों को भी बंदी बना लिया था। बच्चों, महिलाओं और मवेशियों की वजह से समूह धीमी गति से चल रहा था। जाहिर है, तेज गति की कोई जरूरत नहीं थी। 20 से ज्यादा भेड़िया सैनिक आगे आगे घुड़सवारी कर रहे थे। फेई डू एक विशालकाय भेड़िए पर सवार होकर गर्व से भरा चेहरा लिए उनका नेतृत्व कर रहा था। उसने एक ही झटके में उड़ते हुए रेवेन कबीले का सफाया कर दिया था और उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी शराब और खाने पीने की चीजें लूट ली थीं। उसने कुछ आदमी खो दिए थे, लेकिन उसके सरदार ने खाने पीने की चीजें, औरतों और बच्चों को देखने के बाद कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसे इनाम दिया। उसका एकमात्र अफसोस ये था कि वह फ्लाइंग रेवेन जनजाति के प्रमुख शा जियाओ की बेटी को नहीं पकड़ सका। प्रभु साहसी और अद्वितीय हैं। पिछले 6 महीनों में ये 5वीं छोटी जनजाति है। उसने बहुत कुछ हासिल किया है। प्रभु इतना शक्तिशाली है कि हमारे गोत्र में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। चीफ ने उससे पहले कुछ बातें पूछी थीं। लगता है उसने उन्हें पहले ही पूरा कर दिया है। कुछ रिश्तेदार फेई डू के साथ साथ चल रहे थे। वे अपनी बातों से उसकी चापलूसी कर रहे थे। हे, इस छोटी सी जमात को तबाह करना बहुत आसान था। फेई डू जानता था कि ये लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये चापलूसी भरे शब्द सुनकर वह शेखी बघारते हुए जोर से हंस पड़ा। सेनापति, अभी भी एक बात स्पष्ट नहीं है। मैंने सुना है कि मानव जाति धर्मयुद्ध में धीमी पड़ गई है। फिर सेनापति ने हमें इन कबीलों से अनाज इकट्ठा करने का आदेश क्यों दिया? एक कुलदेवता योद्धा ने पूछा। फेई डू ने उस आदमी की तरफ एक नजर डाली। उसके चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। उस आदमी ने अपना सिर घुमा लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सवाल अनुचित था। वह शर्मिंदा हुआ और आगे कुछ नहीं बोला। फेई डू को भी इस सवाल को लेकर कुछ शंकाएं थीं, लेकिन यह आदेश स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के मुखिया ने स्वयं दिया था, इसलिए उसने बारी बारी से बोलने या कारण पूछने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वह खून का प्यासा था, इसलिए उसे हत्या करने का शौक था और छोटी जनजातियों का सफाया करने पर उसे अच्छे इनाम मिलते थे, इसलिए वह इस तरह के आदेशों के पक्ष में था। अचानक समूह की आखिरी पंक्ति में एक जोरदार शोर सुनाई दिया। फ्लाइंग रेवेन जनजाति से पकड़ी गई महिलाएं और बच्चे उस पंक्ति में खड़े थे। जाओ और देखो कि मामला क्या है। फेई डू का चेहरा उतर गया। एक लंबा और मजबूत टोटेम योद्धा समूह के अंतिम छोर पर पहुंचा।
12 घंटे से ज्यादा चलने के बाद फ्लाइंग रेवेन जनजाति की औरतों और बच्चों का रंग पीला पड़ गया था। उनके शरीर धूल से ऐसे ढके हुए थे मानो मुरझा गए हों। उनके पैरों से लगातार खून बह रहा था। दरअसल कुछ छोटे बच्चे जमीन पर गिर पड़े थे। क्या बात है? लंबा और मजबूत टोटेम योद्धा चिल्लाया। प्रभु, हम रात भर चलते रहे हैं। उड़ते हुए रेवेन कबीले की इन दासियों और बच्चों में अब आगे चलने की ताकत नहीं बची है। एक साधारण बर्बर सैनिक आगे आया और बताया, आगे नहीं चल सकता। लंबा और हट्टा कट्टा बर्बर एक गंभीर मुस्कान के साथ अपनी आंखों में एक अशुभ चमक बिखेर रहा था। फिर उसने अपना चाबुक चलाया और फ्लाइंग रेवेन जनजाति की एक युवती पर वार किया। धमाका! एक तेज आवाज गूंजी। युवती के कपड़े कंधे से फट गए और उसकी त्वचा पर कोड़े का गहरा निशान पड़ गया। महिला जमीन पर गिरते ही जोर से चीखी। उसका शरीर तेज दर्द से कांप रहा था। लंबे और हटे कट्टे बर्बर के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई थी। उसका एक भाई उड़ते हुए रेवेन कबीले के साथ युद्ध में मारा गया था, इसलिए वह उड़ते हुए रेवेन कबीले के लोगों के प्रति अटूट घृणा रखने लगा था। हालांकि उसने स्वयं उनके 20 से ज्यादा कुलों के लोगों का सिर कलम किया था। ये औरतें अब स्वर्गीय भेड़िया जनजाति की संपत्ति मानी जाती थीं। या तो उन्हें जनजाति में दासी बनाकर छोड़ दिया जाता या फिर कुछ प्राकृतिक संसाधनों के बदले बेच दिया जाता, लेकिन उन्हें पीटने और कुछ देर के लिए उन पर अपना गुस्सा निकालने में कोई हर्ज नहीं था। उसने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और उसे नीचे की ओर हिलाया। अचानक एक काली रोशनी चमकी और बिजली की तरह तेज गति से उस मजबूत बर्बर व्यक्ति के गले में घुस गई। लंबे और हटे कट्टे बर्बर आदमी को मानो सिर पर चोट लगी हो। उसका शरीर भेड़िए से अलग होकर हवा में उड़ गया। फिर वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लंबे और हटे कट्टे बर्बर ने अपने हाथों से अपना गला ढक लिया। चेहरे पर अविश्वसनीय भाव लिए उसने चारों ओर देखा। फिर उसने एक अस्पष्ट सी आवाज निकाली। अब सबने देखा कि क्या हुआ था। उसकी गर्दन में एक उंगली जितना मोटा काला तीर था। तीर की पूंछ पर पंख थे। तीर का आधा हिस्सा उसके गले में धंसा हुआ था और आधा जमीन में धंसा हुआ था, जिससे वह आदमी जमीन से चिपक गया था। लंबे बर्बर के गले से खून बहने लगा और अंततः उसका चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 144 घात लगाकर मारना। अनुवादक नोवेल सागा। संपादक नोवेल सागा। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के सैनिक अचानक डर के मारे पीले पड़ गए। कुछ ही देर पहले एक तीर तेज रफ्तार से उनकी ओर आ रहा था। दरअसल उसकी गति इतनी तेज थी कि वे देख भी नहीं पा रहे थे कि वह कहां से आया है। तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मोर्चे पर मौजूद 20 भेड़िया सवार योद्धा तेजी से दौड़े। क्या हुआ? फेईडू ने दृढ़ स्वर में पूछा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े लंबे और हटे कट्टे बर्बर के शव पर पड़ी और उसका चेहरा कठोर हो गया। एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। कहीं से एक बिजली की रोशनी, जैसे बिजली का कट, फूटी। वह समूह के अंत में खड़े भेड़िए पर सवार योद्धा के सीने में घुस गई। उसे प्रतिक्रिया करने का जरा भी समय नहीं मिला और उसका शरीर भेड़िए से दूर उड़ गया। यह आदमी भी जमीन पर कीलों से ठोक दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे लंबा तगड़ा बर्बर था। तीर लगने से उसका दिल क्षतिग्रस्त हो गया था। वह निश्चल हो गया और कोई आवाज नहीं निकाली। वहां फेईडू को कुछ समझ आया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और पहाड़ियों के बीच एक दूर की जगह की ओर इशारा किया। वहां एक अस्पष्ट आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी। 3-4 हजार फीट दूर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर काले वस्त्र पहने एक युवक अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा पीला धनुष था। वह शिमू था। वह पूरी रात बिना सोए या आराम किए अपने डेविड हिरन पर सवार रहा ताकि उनका पीछा कर सके, और आखिरकार वह स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के पास पहुंच ही गया। शिम्यू की पुतलियां सुनहरी हो गई थीं। वह दूर स्वर्गीय भेड़िया जनजाति की ओर बर्फ जैसे ठंडे भावों से देख रहा था। उसने दूसरा तीर निकाला और धनुष की डोरी खींची। दूसरे भेड़िया सवारों ने फेईडू द्वारा बताई गई दिशा में देखा। आकाश चीरने वाले तीर से फिर एक काली रोशनी निकली। पवन पीछा करने वाले तीर की गति लगभग उसकी ध्वनि जितनी ही तेज थी। एक काली रोशनी चमकी। वह भेड़िए पर सवार योद्धाओं के बीच एक आदमी के दिल में घुस गई और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। अपनी रक्षा के लिए ढाल का उपयोग करो, जल्दी से, फेईडू ने राख जैसे रंग के साथ जोर से चिल्लाया। भेड़ियों पर सवार योद्धाओं के हृदय घबरा गए और शरीर उछल पड़े। उन्होंने झट से काले और गोल लोहे के ढालों को पकड़ लिया और उन्हें अपने सामने उठा लिया। पैदल सैनिकों, यहीं रुको, बाकी सब जल्दी से मेरे पीछे आओ, फेईडू चिल्लाया। उसने अपने विशालकाय भेड़िए को शिम्यू की ओर दौड़ने के लिए कहा। कुछ ही देर पहले 3-4 हजार फीट की ऊंचाई से बिजली की गति से एक तीर आया था। ऐसा लग रहा था मानो तीर जमीन से कम 50 फीट की ऊंचाई से छोड़ा गया हो। इनमें से प्रत्येक तीर ने एक आदमी को मार डाला था। इस प्रकार का शक्तिशाली धनुष बर्बर जाति में विरले ही विद्यमान था। इसके अलावा होतियान राज्य के अंतिम चरण में प्रवेश करने पर भी किसी को इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती थी। ये संभव था कि शेष 20 भेड़िया सवार योद्धा कुछ ही मिनटों में पराजित हो जाते यदि वे इस योद्धा का सामना नहीं करते। शिमू ने स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के भेड़िया सवार योद्धाओं को अपनी ओर दौड़ते देखा तो उसकी आंखों में हंसी आ गई। उसने अपनी पीठ पर रखे तीरों के थैले की ओर हाथ बढ़ाया और एक लंबा नीला तीर निकाला। पवन पीछा करने वाला तीर। शिम्यू ने तीर चढ़ाने के लिए धनुष को झुकाया और उसकी डोरी को पूर्णिमा की तरह फैला दिया। उसने अपनी जादुई शक्ति उसमें डालने के लिए अपना शरीर झुकाया। आकाश चीरने वाले धनुष से एक सफेद रोशनी निकली। फिर पवन पीछा करने वाला तीर भी उस सफेद रोशनी में लिपट गया। अनगिनत छोटे छोटे जादुई पात्रों ने तीर को लपेट लिया और उसके चारों ओर घूमने लगे। वाह! लंबा तीर पलक झपकते ही हरे प्रेत में बदल गया।
उसकी गति पिछले तीरों से तेज थी। धमाका, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। भेड़िए पर सवार एक बर्बर सैनिक का शरीर अपनी ढाल उठाए हुए भी जमीन पर गिर पड़ा। वह भी बाकी 2 बर्बरों की तरह जमीन में ठोक दिया गया। उसके हाथ में जो लोहे की ढाल थी वह 3 इंच मोटी थी, लेकिन तीर उसमें छेद करते हुए ऐसा घुस गया था मानो वह कोई पतला कागज हो। फेई डू चौंक गया जब उसने पवन पीछा करते तीर पर जादुई अक्षर देखे। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। चुड़ैल तीर। ये सुनते ही दूसरे भेड़िया सवार योद्धाओं के चेहरे बदल गए। कुछ काया पीछे हट गए और अपने भेड़ियों के साथ ही रह गए। आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। मत रुको, आगे बढ़ो। अगर तुमने अवज्ञा की तो तुम्हें वहीं फांसी दे दी जाएगी, फेई डू ने कठोर स्वर में कहा। अब उन भेड़िया सवारों के पास खुद को संभालकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वे मन ही मन शिकायत कर रहे थे। फेई डू का चेहरा पीला पड़ गया जब उसके मन में एक विचार आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भयानक दुश्मन कौन है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था कि वह कहाँ से आया था। महत्वपूर्ण तो उसकी धनुष खींचने की शक्ति थी। धनुष खींचने में उसकी शारीरिक शक्ति का बहुत उपयोग हुआ होगा, इसलिए उसे कई बार धनुष नीचे रखना पड़ा होगा। इसके अलावा चुड़ैल के तीर भी कीमती थे, इसलिए उसके पास ज्यादा तीर नहीं होने चाहिए थे। सब लोग अलग अलग जाओ और उसे घेर लो, फेई डू ने कठोर स्वर में आदेश दिया और वह आगे से शिमयू की ओर दौड़ा। उसके पास सुरक्षा के लिए कोई ढाल नहीं थी। उसने बस अपने शरीर की रक्षा के लिए 5 फुट लंबा एक काला लोहे का हथौड़ा थामा हुआ था, और वह हथौड़ा काली रोशनी की एक परत से ढका हुआ था। भेड़िया सवार योद्धा स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, हालांकि वे शिमयू की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थे। भेड़िया सवार सैनिकों ने फेई डू के आदेश का पालन किया और अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। वे पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े और शिमयू को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी भेड़ियों जैसी तेज गति के कारण उन्होंने 20 सांसों की छोटी सी अवधि में 3 से 4 हजार फीट की दूरी तय कर ली। ये देखकर शिमयू की हंसी फूट पड़ी। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और आकाश विभाजक धनुष उठा लिया। लगातार 4 तीर चलाने के बाद उसका हाथ सुन्न होने लगा था। फिर उसने अपना मुंह खोला और एक लंबी हल्की सी सीटी बजाई। अचानक बैल के सिर और हिरण के धड़ वाला एक अजीब सा घोड़े जैसा दिखने वाला जीव झाड़ियों से शिमयू के पीछे से निकला। यह उसका डेविड हिरण था। शिमयू डेविड के हिरण के ऊपर से कूद गया और उस पर सवार हो गया। डेविड के हिरण ने अपनी दिशा बदली और दूर किसी जगह की ओर दौड़ पड़ा। डेविड के हिरण की गति भेड़ियों से कहीं ज्यादा तेज थी, इसलिए उसके विरोधियों की चाल कोई असर नहीं डाल सकी। ये देखकर फेई डू का चेहरा बहुत उदास हो गया। फुस फुस 2 ध्वनियां एक साथ गूंजी जैसे ही शिमयू मुड़ा और उसने 2 तीर छोड़े। तभी 2 चीखने की आवाजें सुनाई दी। भेड़ियों पर सवार दोनों योद्धाओं के हाथों की ढालें टूट गई थीं। एक तीर एक आदमी के पेट के निचले हिस्से में लगा था और दूसरा दूसरे आदमी के माथे पर। वे दोनों पलटकर गिर पड़े थे। फेई डू का चेहरा खराब हो गया जब उसके दिमाग में एक विचार आया। फिर वह जोर से चिल्लाया, मेरा पीछा करते रहो। फिर उसने अपनी छाती से हथेली के आकार का एक काले जानवर का चमड़ा निकाला। उसकी सतह पर केचुए जैसा एक पैटर्न बना हुआ था। फेई डू की आंखों में झिझक के भाव उभरे, लेकिन वह तुरंत गायब हो गए। फिर उसने मुंह खोला और अपनी जीभ का सिरा काट लिया। खून की फुहार जानवर की खाल पर गिर पड़ी। उसने अपनी भेड़िए की लगाम खींची और समूह की अंतिम पंक्ति में पहुंच गया। अचानक जानवर की खाल पर प्रकाश की एक काली किरण प्रकट हुई। उस पर बना पैटर्न मानो जीवंत हो गया हो। फेई डू ने एक मंत्र पढ़ा, इससे काली रोशनी और अधिक चमकने लगी। एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जानवर की खाल जोरदार धमाके के साथ जलने लगी। फिर वह पलक झपकते ही 10 फुट लंबे काले विशालकाय पक्षी में बदल गया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से जलने लगा। फिर उसने अपने पंख फैलाए और शिमयू की ओर झपटा। फेई डू के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ ही सांसों में जानवर की खाल को उत्तेजित कर दिया था। हालांकि उस समयावधि में ज्यादातर भेड़िया सवार शिमयू के बाणों से मारे जा चुके थे। अब उसके पास केवल 6-7 भेड़िया सवार योद्धा ही बचे थे। दुष्ट, तुझे वही मिलेगा जिसके तू हकदार है। फेई डू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाया। फिर वह शिमयू की ओर दौड़ा। शिमयू पहले ही आधे से ज्यादा भेड़िया सवार योद्धाओं को मार चुका था, लेकिन उसने अपने तीर थैली में रखे 13 पवन पीछा करने वाले तीर इस्तेमाल कर लिए थे। जब उसने काले विशालकाय पक्षी को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में भय का भाव उभर आया। काला विशालकाय पक्षी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसने 2-3 सांसों में ही शिमयू को पकड़ लिया था। तभी उसने जोर से सीटी बजाई और उसके तीखे जलते पंजों ने शिमयू को जकड़ लिया। शिमयू जोर से चिल्लाया। तभी उसकी बांह पर एक काली रोशनी चमक उठी। उसने अपना हाथ पीठ की ओर बढ़ाया और अपनी काली तलवार निकाली। फिर उसे आसमान की ओर उठाया। एक लाल ब्लेड जैसी रोशनी चमकी और काले विशालकाय पक्षी के जलते हुए पंजों से टकराए। एक गड़गड़ाहट सी आवाज गूंजी। शिमयू के शरीर में एक जोरदार कंपन हुआ। एक जबरदस्त शक्ति उसके ब्लेड से होकर गुजरी और उसके शरीर पर इतनी जोर से प्रहार किया कि काला ब्लेड लगभग उड़ गया। उसके नीचे डेविड के हिरण का शरीर भी लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। शिमयू का दिल डर से कांप उठा। उसने अपने हाथों को जोर से लगाया और काले ब्लेड के मूठ को और मजबूती से पकड़ लिया। काला अग्नि पक्षी भी झटका खाकर उड़ गया, लेकिन वह पलट गया और हवा में ही कलाबाजी मारने लगा। उसकी ताकत पहले से आधी से भी ज्यादा रह गई थी। फिर उसने अपने पंख फैलाए और एक बार फिर शिमयू की ओर दौड़ता हुआ नीचे आया।
फिर उसके काले पंजों ने हवा में 2 काली लपटें पैदा कर दी। शिम्यू ने अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति काले ब्लेड में उंडेल दी और काले ब्लेड से एक ही झटके में बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगीं। फिर शिम्यू ने ब्लेड लहराया और एक बार फिर आगे बढ़ गया। उसने अपने दूसरे हाथ से कई नीले जादुई मंत्र भी निकाले। धमाका, एक तेज आवाज गूंजी। काली आग एक बार फिर ब्लेड से टकराई। काले और लाल रंग की 2 लपटें चमक उठीं और हिलने लगीं। शिम्यू ने अब तक अपने दूसरे हाथ में कई नीले जादू के मंत्र सक्रिय कर लिए थे। वे एक के बाद एक फटने लगे और उनमें से कई सफेद बर्फ के भाले निकले और काले अग्नि पक्षी की ओर बढ़े। दूरी बहुत कम थी और शिम्यू ने बहुत ही चतुराई से समय का ध्यान रखा था, इसलिए बर्फ के भाले काले अग्नि पक्षी के शरीर पर पूरी ताकत से लगे। एक दर्दनाक चीख के साथ चटकने और खड़खड़ाने की कर्कश आवाज सुनाई दी। सफेद बर्फ के भाले काले अग्नि पक्षी के शरीर से टकराए थे और इस टक्कर के कारण बर्फ के भाले छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए थे, लेकिन इससे काले अग्नि पक्षी के शरीर पर लगी लपटें थर्रा उठीं। दरअसल उसकी ज्यादातर रोशनी एक झटके में मंद पड़ गई थी। फेई डू और अन्य लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया और शिम्यू को पकड़ लिया। शिम्यू ने दांत बींच लिए और अपने हाथ लगातार हिलाता रहा। उसके हाथ में कई जादुई मंत्र प्रकट हुए। एक रोशनी चमकी और एक जादुई मंत्र में बदल गई। फिर वह एक चमकती हुई काली अग्नि पक्षी पर पड़ी। आग के गोले की तकनीक, पानी के तीर की तकनीक, बर्फ के तीर की तकनीक, बवंडर की तकनीक और गिरती हुई गड़गड़ाहट की तकनीक, ये तकनीकें भले ही निम्न स्तरीय थीं, लेकिन उनमें अद्भुत शक्ति थी। इसके अलावा उनकी संख्या अनंत प्रतीत होती थी, इसलिए काला अग्निपक्षी कुछ देर के लिए इन जादुई मंत्रों की प्रचंड लहरों में डूब गया। काली अग्निपक्षी ने आखिरकार कुछ सांसें लेने के बाद जोर से चीखी। फिर उसका शरीर फट गया और एक काली रोशनी में बदल गया जिससे आसमान भर गया। शिम्यू ने राहत की सांस ली। हालांकि पीछे से एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा कि उसकी पीठ से ज्यादा दूर नहीं एक सफेद हड्डी का भाला था और वह एक तेज आवाज के साथ उसकी ओर आ रहा था। शिम्यू ने डेविड हिरन की गर्दन अपने हाथों से पकड़ ली और लेट गया। एक उपहासपूर्ण ध्वनि सुनाई दी। भाला शिम्यू की पीठ पर लगा और उसके शरीर में एक छेद हो गया। शिम्यू को अभी तक इसका अपने शरीर पर पड़ने वाले असर का अंदाजा भी नहीं हुआ था कि आसमान में एक और भयानक आवाज गूंजी। एक और हड्डी का भाला उड़ता हुआ आया और उसके पेट में लगा, पिछले भाले के नीचे। शिम्यू इस हमले से बच नहीं सका। उसने अपनी तलवार पकड़ी और उसे अपनी पीठ के पीछे कर लिया। फिर उसने हड्डी के भाले का प्रतिरोध करने के लिए उसे चलाया। धमाका, एक तेज आवाज गूंजी। शिम्यू का शरीर डेविड के हिरन से उड़कर दूर जा गिरा। वह जमीन पर गिर पड़ा और लुढ़क गया। वह निश्चल हो गया। उसके घावों से खून बहने लगा। पता चला कि उसे हड्डी के भाले से चोट लगी थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। डेविड का हिरन भी डर गया। वह बहुत तेज गति से भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा तेज भागा। फेई डू ने सिर झुकाकर सांस ली। उसने अपनी बाहें नीचे कर लीं और शरीर झुका लिया। वह 4 पैरों वाले भेड़िए जैसा लग रहा था। उसने शिम्यू की ओर भाला फेंकने के लिए स्वर्गीय भेड़िया जनजाति की उड़ते उल्कापिंड फेंकने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसमें उसकी काफी शारीरिक शक्ति खर्च हो गई थी। भेड़िए पर सवार बाकी 6 सैनिकों ने ये देखकर खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर वे शिम्यू की ओर दौड़ पड़े। हर कोई ऐसे खतरनाक दुश्मन को मारना चाहता था। 6 लोग शिम्यू के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। जैसे ही उठा हुआ ब्लेड गिरा, एक ठंडी रोशनी निकली। फिर लगभग एक साथ 6 ब्लेडों के वार हुए और घातक ब्लेडों का एक सघन जाल बन गया। ब्लेडों का ये घातक जाल फिर शिम्यू की ओर बढ़ा और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही एक लाश में बदल जाएगा। अध्याय 145 बचाव। अनुवादक नोवेल सागा। संपादक नोवेल सागा। आखिरी क्षण में कुछ अजीब घटना घटी। शिम्यू कुछ देर जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। फिर वह अचानक एक ऊर्जावान मछली की तरह उछल पड़ा। उसने अपनी बाहें लहराईं और 6 भेड़िया सवारों पर 2 मुट्ठी सफेद पाउडर फेंक दिया। जैसे ही पाउडर उनकी आंखों में गया, 6 बर्बर लोगों को तेज दर्द होने लगा और वे अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। अच्छी बात नहीं है, ये देखकर फेई डू मन ही मन चिल्लाया। वह अपने विशालकाय भेड़िए से उतरा और एक विशाल काली चील की तरह शिम्यू की ओर दौड़ा। शिम्यू हवा में उछला और तेजी से घूमने लगा, मानो कोई लट्टू घूम रहा हो। हू, उसके काले ब्लेड की सतह पर एक धधकती लौ फूट पड़ी। ये लौ हवा में जलते पटाखों जैसी चकाचौंध कर रही थी। फिर लौ की चिंगारी भड़क उठी और एक लंबी ब्लेड की रोशनी में बदल गई। ये क्षैतिज रूप से फैल गई और 6 भेड़िया सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। ची ची ची। 6 बर्बर लोगों के शरीर कमर से 2 हिस्सों में कट गए और अजीब सी आवाजें आने लगीं। खून की एक धार फूट पड़ी और चारों ओर फैल गई, मानो खून की एक गोलाकार बारिश हो रही हो। फेई डू अभी अभी पहुंचा ही था कि उसने ये दुखद दृश्य देखा। उसे लगा जैसे उसकी आंखें फट जाएंगी। वह भयंकर रूप से चिल्लाया। उसका 5 फुट लंबा लोहे का हथौड़ा उसके हाथ में गहरे हरे रंग की रोशनी की किरण में बदल गया। फिर वह रोशनी की किरण एक तेज सीटी की आवाज के साथ शिम्यू के सिर की ओर नीचे गिरी। शिम्यू मुश्किल से जमीन पर गिरा था और उसने अपनी पिछली वार में अपनी संचित शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था, इसलिए वह इस हमले से बच नहीं सकता था। लेकिन उसका मन तुरंत सक्रिय हो गया। उसने दांत भींचे और इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और तेजी से घूमा। उसका काला ब्लेड उसी समय एक चमकदार लाल रोशनी में बदल गया।
फिर वह हथौड़े से सीधे टकराने के लिए आगे बढ़ा। क्लैंग। जब हथौड़ा ब्लेड की धार से टकराया तो धातुओं के टकराने की धीमी आवाज सुनाई दी। इसके प्रभाव से शी म्यू 3 कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। फिर उसने खुद को संभाला। हालांकि थकान के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। फेई डू अभी तक जमीन पर नहीं उतरा था, वह अभी भी हवा में ऊंचा था। इस टक्कर के प्रभाव ने उसे हिलाकर पीछे की ओर उछाल दिया था, लेकिन हवा में ही उसने कलाबाजी की और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि जिस हाथ से उसने हरे लोहे का हथौड़ा पकड़ा था वह सुन्न और दर्द कर रहा था। उसका हथौड़ा देखने में साधारण सा लग रहा था, हालांकि वह कई तरह के खास अयस्कों से बना था। ये अयस्क सिर्फ जंगली बंजर जमीन में ही मिल सकते थे। इसके अलावा वह एक बहुत भारी हथियार था, लगभग 250 किलोग्राम वजन का। हालांकि टक्कर की तीव्रता से उसने अंदाजा लगाया कि उसके प्रतिद्वंद्वी का ब्लेड भी उतना ही भारी होगा। उन्होंने शी म्यू द्वारा उत्सर्जित क्यूई के प्रवाह से ये भी अनुमान लगाया कि उनका दुश्मन सिर्फ एक हो तियान मध्य चरण योद्धा था। क्या मैं महामहिम की पहचान जान सकता हूँ? आप हमारे स्वर्गीय भेड़िया कबीले पर हमला क्यों करना चाहते हैं? फेई डू ने गहरी सांस ली। अब तक वह शी म्यू को अपना कट्टर दुश्मन मानने लगा था। उसने अपनी बांह की सुन्नता और झुंझुनी के दर्द को कम करने के लिए अपनी वास्तविक क्यूई को उत्तेजित किया और डूबती हुई आवाज में पूछा। शी म्यू ने उसे कोई जवाब देने की जरा भी इच्छा नहीं दिखाई। इसके बजाय वह जमीन पर पैर पटकने लगा और एक दबी हुई आवाज के साथ 1 फुट गहरा गड्ढा बन गया। फिर वह बिजली की गति से फेई डू की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर काली बिजली में बदल गया हो। उसके काले ब्लेड की सतह पर उकेरे गए लाल जादू के अक्षर उसी समय चमक उठे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। फेई डू का चेहरा काला पड़ गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसे पूरा यकीन था कि शी म्यू की ताकत किसी मध्यम अवस्था वाले हो तियान योद्धा से ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि शी म्यू में असाधारण शारीरिक शक्ति थी। इसके अलावा उसके पास एक खास तरह का कुलदेवता भी था जो शायद उसकी ताकत को बढ़ा रहा था। फेई डू जोर से गरजा। उसके हाथ में लोहे का हथौड़ा चमक उठा और 3 काले हथौड़ों की परछाइयों में बदल गया। फिर तीनों परछाइयां शी म्यू के सिर, छाती और पेट के निचले हिस्से की ओर झपटी। शी म्यू की आंखों में सुनहरी चमक उठी। उसकी काली तलवार, जो प्रचंड लपटों से घिरी हुई थी, कांप उठी। फिर उसकी तलवार की सतह पर लाल तलवार की रोशनी 13 लाल परछाइयों में बदल गई और ये 13 परछाइयां लुढ़ककर तलवार की रोशनी के एक भंवर का रूप ले लिया। फिर भंवर ने तीनों हथौड़े जैसी परछाइयों को अपनी चपेट में ले लिया। यह अजीब है, तुम कोई बर्बर नहीं हो, तुम तो वाकई इंसान हो। फेई डू का चेहरा बदल गया। शी म्यू की तेज और कुशल हरकतों को देखकर वह गुस्से से चिल्लाया। वह कुछ समय तक युद्धभूमि पर मानव जाति के विरुद्ध लड़ चुका था। वह जानता था कि बर्बर योद्धाओं की युद्धकलाएं सामान्यतः सरल और अपरिष्कृत होती हैं, इसलिए बर्बर योद्धा अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए अपनी पाश्विक शक्ति पर निर्भर रहते थे। लेकिन ये उत्कृष्ट शैली और कौशलपूर्ण चालें उनकी समझ से परे थीं। हथौड़ों की 3 परछाइयां 13 ब्लेडों की परछाइयों के साथ मुड़ गईं और इस टक्कर से धातु की तेज झंझनाहट की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। फेई डू ने अपनी मार्शल आर्ट कौशल को निखारने में बहुत समय लगाया था, लेकिन मानव जाति की साधना कला, जिसे बार बार बदला जा सकता है, से उनकी तुलना कैसे की जा सकती थी। हथौड़े की 3 परछाइयां चमकीं और तितर बितर हो गईं। ज्यादातर ब्लेड की परछाइयां भी भाग गई थीं, लेकिन बची हुई परछाइयों ने हथौड़े के मूठ पर फिर से हमला कर दिया। हथौड़े के मूठ से एक भयानक शक्ति का संचार हुआ और इससे फेई डू की बांह को जोरदार झटका लगा। दरअसल हथौड़े पर उसकी पकड़ लगभग ढीली पड़ गई थी। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं और उसने जोर से दहाड़ लगाए। फिर उसकी आंखें डरावनी हरी आंखों में बदल गईं और उनसे एक ठंडी भयावह आभा निकलने लगी, किसी जंगली जानवर जैसी। उसी समय उसका शरीर फूलने लगा। उसके हाथ पैर मोटे हो गए, लगभग अपने सामान्य आकार से दोगुने, और उसकी हथेलियों पर हरे बालों की एक परत हो गए। फिर उसके नाखूनों ने हल्के हरे रंग के नुकीले पंजों का आकार ले लिया। उनसे एक भयावह आभा निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे फेई डू ने अपने कुलदेवता की शक्ति का सहारा लिया हो, इसलिए उसकी शक्ति 50% बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उसके हाथ का हथौड़ा भी स्थिर हो गया क्योंकि उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। जैसे ही उसने अपनी मजबूत भुजा हिलाई, लोहे का हथौड़ा गहरे हरे रंग की बिजली में बदल गया। फिर उसने उसे काले ब्लेड पर जबरदस्त जोर से मारा। इस जोर की तुलना बिजली के एक बोल्ट से की जा सकती थी। काली तलवार धरती हिला देने वाली तेज गड़गड़ाहट के साथ पीछे हट गई। इस जबरदस्त टक्कर से शी म्यू भी लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। फेई डू की आंखों में एक अशुभ चमक दौड़ गई। उसने इस मौके का फायदा उठाया और शी म्यू का सिर कुचलने के लिए जोर से हथौड़ा मारा। अचानक शी म्यू ने अपना मुंह खोला और सफेद क्यूई की एक गेंद उगल दी। गेंद बिजली की गति से फेई डू की ओर झपटी और उसके चेहरे पर जा लगी। टकराना। शी म्यू के चिल्लाने पर सफेद क्यूई का एक बादल फटा। फिर वह सफेद रोशनी के एक समूह में बदल गया और फेई डू के चेहरे पर छा गया और उसके चेहरे से खून की धार बहने लगी। क्यू विस्फोट तकनीक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती थी जो पहले से ही हो तियान की चरम अवस्था में था। हालांकि इसने फेई डू के सिर और चेहरे पर काफी जख्म कर दिए थे। फेई डू ने एक दयनीय चीख निकाली। हालांकि उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी क्योंकि वह अपने टोटेम के शक्तिशाली प्रभाव में था। उसका घायल चेहरा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पैर जमीन पर गिरे। फिर उसे पीछे की ओर गोली मारी गई। शी म्यू ने भी जमीन को धक्का दिया और पीछे की ओर झपटा।
इसी बीच उसका बायां हाथ हिला और एक घुमावदार चांदी का खंजर निकला। खंजर घूमकर आगे की ओर उड़ गया। फेई डू अभी भी चक्कर खा रहा था, इसलिए वह खंजर को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे खंजर की भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी जो भयावह गति से उसकी ओर आ रही थी। यह आवाज किसी सीटी जैसी थी जो किसी छिपे हुए हथियार से ही निकल सकती थी। उसने अपना हथौड़ा उठाया और घुमावदार खंजर पर पूरी सटीकता से वार किया। एक तेज गड़गड़ाहट हुई। चांदी का खंजर एक विशाल लाल रंग के मशरूम जैसे बादल में बदल गया। फिर उस बादल ने फेई डू को चारों तरफ से ढक लिया। शी म्यू ने व्यंग्य किया। वह चांदनी समुद्री अर्चिन की भयानक शक्ति से भली भांति परिचित था। दुर्भाग्य से बर्बर लोगों के बंजर इलाके में यह उसका आखिरी खंजर था। वह जानता था कि कुछ समय तक उसे दूसरा खंजर नहीं मिल सकता, क्योंकि इस धरती पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो उसके लिए ये खास खंजर बना सके। मशरूम के आकार के बादल से एक शोकपूर्ण चीख सुनाई दी। अचानक फीडू फटती लाल हवा से बाहर निकला और दूर किसी जगह की ओर भाग गया। उसका पूरा शरीर जल रहा था। वह खून से लथपथ था। दरअसल वह इतनी बुरी तरह जल गया था कि उसका असली रूप देखना नामुमकिन था। वाह! एक काली ब्लेड जैसी रोशनी हवा में तेजी से चमकी और फेई डू को आ लगी। वह उसकी पीठ में मूंछ तक घुस गई और उसे जमीन पर जड़ दिया। उसकी पीठ से खून की धार फूट पड़ी। शी म्यू ने फिर धीरे से अपनी थकी हुई बाहों को नीचे किया। उसके दाहिने अंगूठे और तर्जनी के बीच से भारी खून बह रहा था। उसे ये चोट तब लगी थी जब फेई डू के हथौड़े से उसे झटका देकर उड़ा दिया गया था। वह फेई डू की ओर बढ़ा। उसने देखा कि मूनलाइट सी अर्चिन के विस्फोट से फेई डू का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। उसने फेई डू की छाती पर हल्के से हाथ फेरा और पाया कि उसकी सांस नहीं चल रही थी। शी म्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना काला ब्लेड निकाला। फिर उसने उसे जोर से चलाया और फेई डू का सिर काट दिया। यह आदमी मुख्य अपराधी था जिसने पूरी फ्लाइंग रेवेंज जनजाति को उसके मुखिया समेत खत्म कर दिया था। इसलिए मारे गए बर्बर लोगों की आत्माओं को उनकी जाति के रीति रिवाजों के अनुसार श्रद्धांजलि देने के लिए उसका सिर जरूरी था। शी म्यू ने फेई डू के कपड़े फाड़ दिए और उन्हें अपने सिर पर लपेट लिया। पिंग! काले कपड़े में लिपटा एक छोटा बंडल फेई डू के कपड़ों से नीचे गिरा। शी म्यू ने भौहें चढ़ाईं। फिर उसने सावधानी से बंडल उठाया। उसने पैकेट खोला तो अंदर सुनहरे पत्तों का एक मोटा गुच्छा था। बंडल के अंदर मुट्ठी भर आकार की एक काली बेलनाकार वस्तु भी थी। वह लगभग आधा फुट लंबी थी। शी म्यू का चेहरा खुशी से चमक उठा। बंजर जमीन सोने से भरपूर मानी जाती थी, इसलिए बर्बर लोग हर तरह के व्यापारिक लेन देन के लिए सोने पर निर्भर रहते थे। ये सुनहरे पत्ते बहुत बड़ी संख्या में थे। दरअसल इन्हें बहुत बड़ी दौलत माना जा सकता था। जब शी म्यू ने बंजर भूमि में कदम रखा था तब उसके पास चांदी के नोट और अन्य सामान प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन इस भूमि पर चांदी के नोट स्वीकार नहीं किए जाते थे। इसलिए उसका अधिकांश सामान हड्डियों को गर्म करने वाली गोलियों और अन्य सामग्रियों के बदले में खर्च हो गया था। अब वह इन सुनहरे पत्तों की मदद से बर्बर बाजारों में आसानी से अपनी आपूर्ति की भरपाई कर सकता था। उसने सुनहरे पत्तों को संभाल कर रखा। फिर उसने काला बेलन उठाया। बेलन का अगला हिस्सा बेहद ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास धातु से बना हो। जब उसने इसे बारीकी से देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। फिर उसने ध्यान से उसे पलटा। सिलेंडर के नीचे एक छोटा सा छेद था। वह एक छोटी उंगली के आकार का था। अचानक शी म्यू का हैरान चेहरा अत्यधिक खुशी से भर गया। उसने पहले इस वस्तु पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे लगा था कि यह कोई कंटेनर है। किसने सोचा होगा कि उसका अनुमान गलत साबित होगा। इस वस्तु से जुड़ी एक लंबी कहानी थी और यह एक बेहद घातक गुप्त हथियार था। उसने इसे एक बार जोंक कबीले की गुप्त कलाओं में देखा था। इसे ब्लैक लोकस्ट फायरिंग ट्यूब कहा जाता था। इसे मूनलाइट सी अर्चिन डैगर से भी कहीं ऊपर दर्जा दिया गया था। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल एक छोटी दूरी के दायरे में ही किया जा सकता था। इसके अलावा इसे उत्तेजित करने के लिए काफी तैयारी की जरूरत थी। शी म्यू का दिल खुशी से भर गया। उसे एक कारगर छिपे हुए हथियार की सख्त जरूरत थी क्योंकि उसके पास एक भी मूनलाइट सी अर्चिन डैगर नहीं बचा था। इसलिए उसने बाद में इस वस्तु की गहन जांच करने का निश्चय किया। उसने इसे बड़ी सावधानी से रखा। फिर वह दाऊद के हिरण पर सवार हुआ और 13 पवन पीछा करने वाले तीरों को वापस ले आया। उसने सवारों के शरीर पर जो भी खजाने मिले उन्हें भी इकट्ठा किया और उसे उनमें कई टूटे हुए सोने के टुकड़े मिले। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के 100 से अधिक साधारण सैनिक उत्सुकता से दूर एक पहाड़ी के नीचे देख रहे थे। आधे घंटे से अधिक समय हो चुका था जब उनके नेता ने अन्य टोटेम योद्धाओं के साथ रहस्यमयी धनुर्धर का पीछा किया था। शुरुआत में उन्हें हल्की सी लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ एक सन्नाटा सुनाई दे रहा था। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे 20 भेड़ियों को किसी ने निगल लिया हो। इसलिए बर्बर सैनिक अंततः घबरा गए। अचानक दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक साया दिखाई दिया और वह बिजली की गति से उनकी ओर सरपट दौड़ रहा था। जैसे ही छाया उनके करीब पहुंची, बर्बर सैनिक भयभीत हो गए। सिपाहियों ने एक आदमी को एक अजीबोगरीब अशुभ जानवर पर सवार देखा। उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। उसके कंधे पर एक काला ब्लेड लटका हुआ था। वे फौरन समझ गए कि वह भेड़िया सवार नहीं था। सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें इस स्थिति का अंदाजा कैसे नहीं था। वाह वाह वाह! उस रहस्यमयी आदमी ने उन पर कई काले तीर चलाए। हर तीर ने एक सैनिक को जोरदार चोट पहुंचाई। दरअसल कुछ तीरों ने एक ही समय में 2 सैनिकों को मार डाला।
लगभग 10 बर्बर सैनिक एक झटके में मारे गए। दौड़ना। स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के सैनिकों में भगदड़ मच गई। कुछ ही सेकंड में दर्जनों भेड़िया सवार मारे गए, लेकिन उनमें इस रहस्यमयी आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वे चारों दिशाओं में भागने लगे और पल भर में पूरा इलाका खाली हो गया। केवल उड़ते हुए रेविंग जनजाति के बंदी ही पीछे रह गए थे। वे शिमयू को भावशून्य दृष्टि से देख रहे थे। शिमयू बंदियों से पहले पहुंचा और अपना मुखौटा उतार दिया। तुम योद्धा शिमयू हो। ज्यादातर महिलाएं शिमयू से परिचित थीं, इसलिए वे खुशी से झूम उठीं, जबकि बच्चे शिमयू को देखकर आंसुओं के बीच मुस्कुरा रहे थे। तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। शिमयू डेविड के हिरण से नीचे कूदा और बोला। एक पल के लिए तो औरतें अवाक रह गईं। फिर वे खुशी से चिल्लाने लगीं। कई तो एक दूसरे से गले लग गईं और खुशी के आंसू बहाने लगीं। उन्होंने अपने कबीले के विनाश का दयनीय दृश्य देखा था। फिर भी वे खुश थे, क्योंकि अब उन्हें गुलामी की जिंदगी जीने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर योद्धा शिमयू। आप सचमुच वही बलूत हैं जिन्हें हमारे रेवेन देवता ने हमारी रक्षा के लिए भेजा था। बर्बर महिलाएं आखिरकार शांत हो गईं। उन्होंने अपने बच्चों के साथ शिमयू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनके चेहरों पर सम्मान और कृतज्ञता के भाव झलक रहे थे। उन्होंने अभी अभी शिमयू की अद्भुत शक्ति देखी थी। उसने अकेले ही 20 से ज्यादा भेड़िया सवारों को मार गिराया था, इसलिए शिमयू ने उनके दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। दरअसल वह इन लोगों की नजरों में ईश्वर का दूत बन गया था। इसका जिक्र मत करो, शिमयू ने हाथ हिलाते हुए शांत भाव से उत्तर दिया। अध्याय 146 एक छिपे हुए दुर्भाग्य का सामना। अनुवादक नोवेल सागा, संपादक नोवेल सागा। चलो चलते हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं है। हम अब यहाँ और नहीं रह सकते। मैं तुम्हें वापस कबीले के पास ले चलता हूँ, शिमयू ने उस दिशा में देखते हुए कहा जहाँ स्वर्गीय भेड़िया कबीले के सैनिक भाग गए थे। योद्धा शिमयू, हमारा कबीला, वहाँ क्या स्थिति है? एक युवा बर्बर महिला ने झिझकते हुए पूछा। ये सुनकर औरतें शिमयू की ओर देखने लगीं। उनकी आंखों में आशंका और उम्मीद के भाव थे। शिमयू एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपने कबीले की स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। उसने ये भी बताया कि शाजियाओ और अन्य युवक सुरक्षित हैं, लेकिन उसने उन्हें शालांग और अन्य कबीलों की मृत्यु के बारे में भी बताया। औरतें चुप हो गईं, फिर उनके चेहरों पर राहत की झलक दिखाई दी। शिमयू चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसे उनका अजीब व्यवहार समझ आ गया। महिलाओं को पहले से ही पता था कि उड़ते हुए कौवे का कबीला खत्म हो चुका है, लेकिन अब शाजियाओ उनके कबीले का नया सरदार बन गया था। इसके अलावा अब उनके पास जाने के लिए एक स्पष्ट गंतव्य भी था। इन बातों ने उनके दिलों में पुनरुत्थान की आशा जगा दी थी। बर्बर लोग बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में पले बड़े थे, इसलिए ये महिलाएं खुद को भाग्यशाली मानती थीं, क्योंकि वे स्वर्गीय भेड़िया जनजाति के हमले से बच गई थीं। औरतें और बच्चे बहुत थके हुए लग रहे थे, क्योंकि वे काफी देर से चल रहे थे। उनमें से कुछ को तो गंभीर चोटें भी आई थीं। शिमयू ने कुछ सामान फेंक दिया। फिर उसने घायल औरतों और बच्चों को जानवरों पर लादकर ले जाने का इंतजाम किया, और आखिरकार वे उड़ते हुए रेवेन जनजाति की ओर बढ़ने लगे। शिमयू, शाजियाओ और फ्लाइंग रेवेन जनजाति के लगभग 100 लोग कई दिनों के बाद दलदली बंजर भूमि में बसे तू हुओ जनजाति के पास पहुंचे। शिमयू ने जनजाति के लोगों को वहां बसने में मदद की। फिर उन्होंने उनसे विदा ली और वहां से चले गए। बंजर भूमि के विशाल जंगल में सब कुछ धुंधला दिख रहा था। दूर दूर तक अलग अलग ऊंचाई की पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। कपकपाती ठंडी रेत के तूफान में वे धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। 1 दर्जन या उससे ज्यादा बर्बर घुड़सवार सैनिकों का एक समूह धीरे धीरे पूर्व दिशा से आ रहा था। वे रेत के तूफान से जूझते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। इन बर्बर घुड़सवार सैनिकों का कद बर्बर लोगों के मानकों की तुलना में छोटा था। उनके पास कुछ हड्डियों के हथियार थे जो उनके घोड़ों की लगाम से लटके रहते थे। इसके अलावा उनके पास लोहे से बने विभिन्न प्रकार के हथियार भी थे। इस समूह की अगली पंक्ति में 3 बर्बर लोग बराबर सवार थे। उनमें से 2 हट्टे कट्टे थे। वे आगे की पंक्ति में दोनों तरफ चल रहे थे। बीच में एक छोटी लड़की चल रही थी। वह नाजुक और दुबली पतली लग रही थी। हालांकि छोटे से समूह का नेतृत्व वही कर रही थी। लड़की के चेहरे के भाव सरल लेकिन कोमल थे। वह लगभग 20 साल की लग रही थी। उसने तेंदुए की खाल से बनी एक धारीदार जैकेट पहनी हुई थी। उसके घने गूंथे हुए बाल घोड़े की टापों के साथ ऊपर नीचे लहरा रहे थे। उसका रंग सांवला था, लेकिन उसके दृढ़ माथे से उसका समृद्ध अनुभव और वीरता का भाव झलक रहा था। घोड़े पर सवार होकर वह असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। बहन, इस नक्शे के मुताबिक हम जल्द ही डैगर बुल जनजाति के इलाके में प्रवेश कर जाएंगे, तो क्या हमें कोई चक्कर लगाना पड़ेगा? एक युवक ने सिर घुमाकर पूछा। वह उसके बाईं ओर चल रहा था। वह एक लंबा चौड़ा युवक था, जिसके चेहरे की बनावट भारी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और घनी भौहें थीं। उसके हाथ में एक लंबा चांदी का भाला था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है। हम पहले ही उस क्रूर बर्बर जनजाति से बचते हुए काफी समय गंवा चुके हैं। इसके अलावा डैगर बुल जनजाति एक शांतिप्रिय जनजाति है। वे मानव जाति के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, इसलिए जब तक हम सावधान रहें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लड़की ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके चेहरे से एक सक्षम और अनुभवी आभा निकल रही थी, जो उसकी उम्र के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। लंबे कद के युवक ने उसकी बात मान ली। वह सिर घुमाने ही वाला था कि लड़की की आवाज फिर गूंजी। भाई लिंग, हम पिछले 7-8 दिनों से लगातार घूम रहे हैं, लेकिन हमें पानी का कोई स्रोत नहीं मिला है। मुझे डर है कि हमारा पीने का पानी ज्यादा देर तक काम नहीं आएगा।
तुम्हें जाकर इधर उधर देखना चाहिए, आसपास कोई पानी का स्रोत हो सकता है। हे बहन, जरा आराम करो। इस नक्शे के हिसाब से आगे एक छोटी सी झील होनी चाहिए, ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ये 1.5 किलोमीटर के दायरे में सबसे बड़े जल स्रोतों में से एक है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लेंग नाम का युवक हंसा। फिर उसने अपने घोड़े के पेट को दोनों तरफ से जोर से दबाया। उसका घोड़ा जोर से हिनहिनाया और तेजी से आगे सरपट दौड़ा। वे लड़की की नजरों से ओझल हो गए। रास्ते में बस धूल का एक तैरता हुआ निशान दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की के कानों में किसी पुरुष की धीमी आवाज गूंजी। राजकुमारी, क्या आपको सचमुच लगता है कि मानव जाति और बर्बर जातियां शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी? हमारी सफलता की कितनी संभावना है? एक अधेड़ उम्र का आदमी अपना घोड़ा राजकुमारी के पास ले आया और धीमी आवाज में पूछा। उसके चेहरे की बनावट मजबूत थी। उसके एक हाथ में लंबी मूठ वाली कुल्हाड़ी थी। उसके पूरे शरीर से एक जियान तियान राज्य के योद्धा की जबरदस्त ताकत का गहरा आभामंडल झलक रहा था। क्रूर बर्बर युद्ध को बढ़ावा देते हैं, जबकि शांतिप्रिय बर्बर शांति की वकालत करते हैं। इसलिए हमारी सफलता की संभावना 50-50 है। इस स्थिति में बर्बर के महायाजक का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जनरल झांग, चिंता न करें, हमें पवित्र पर्वत पर पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए और उनके सामने अपना प्रस्ताव रखना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि बर्बर जाति भी चुपचाप बैठकर समुद्री जाति को हमारे नुकसान से लाभ उठाते हुए देखने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम बर्बर लोगों के साथ शांति समझौता करने में सफल भी हो जाते हैं तो भी हम अपने दाकवी साम्राज्य के 3 सीमावर्ती किलों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। लड़की ने एक पल सोचा, फिर उसने अनिर्णायक स्वर में उत्तर दिया। जनरल झांग ने डूबती हुई आवाज में कहा। फिर उसने लंबी मूठ वाली कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने और कुछ नहीं कहा। लड़की ने अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए धक्का दिया। उदास आसमान की ओर देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके मन में उमड़ रहे विचारों को समझना मुश्किल था। लेंग उपनाम वाला युवक 15 मिनट बाद लौटा। उसे पास की झील का सटीक स्थान बताया गया था। राजकुमारी का आदेश मिलते ही घुड़सवार सैनिकों का दल झील की ओर दौड़ पड़ा। उदास बंजर जमीन की रेतीली जमीन पर धीरे धीरे गहरे हरे घास के कई टुकड़े दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर बिछा हुआ एक बड़ा सा हरा कालीन हो। जल्द ही उनकी नजरों में एक छोटी सी झील दिखाई दी। उसकी सतह शीशे की सतह की तरह चिकनी और सपाट थी। वह कई दर्जन फीट चौड़ी थी। ये लोग कई दिनों से यात्रा पर थे, इसलिए वे बेहद थके हुए थे। उन्होंने इतने समय से इतनी शांत और स्वच्छ झील नहीं देखी थी। उनमें से ज्यादातर लोग बहुत उत्साहित थे। वे बेसब्री से झील की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी कमर पर लटके चमड़े के बोरे निकाले। वे उत्साह से लबालब भरे हुए थे क्योंकि आखिरकार उन्हें अपने पानी के बर्तन भरने और अपने शरीर को साफ करने का मौका मिल गया था। लड़की और दोनों आदमी पीछे रह गए। उन्होंने अपने घोड़ों की लगाम खींची और धीमी गति से आगे बढ़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बातचीत में मग्न हों। अचानक कुछ अजीब घटना घटी। धमाका, पानी की छपाक की आवाज सुनाई दी। झील के बीचों बीच पानी की सतह उभरने लगी। फिर उसमें विस्फोट हो गया। पानी की 10 फुट चौड़ी धारा आसमान में उछल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वेल पानी उगल रही हो। लेकिन 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह रुक गई। तभी पानी की सतह घूमने लगी। एक भयानक चांदी के शार्क के मुखौटे से ढका एक चेहरा पानी की सतह पर उभरा। फिर हाथ में हरा चाबुक लिए एक नकाबपोश युवक धीरे धीरे प्रकट हुआ। वह पानी की सतह पर गर्व से खड़ा था, मानो कोई मूर्ति हो। उसने ठंडी आंखों से भीड़ को देखा। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आकाश एक विशाल लहर से ढक गया। वह बीच में मजबूती से खड़ा रहा, जबकि प्रचंड लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। उन अदृश्य विशाल हाथों के नीचे वह विशाल झील तुच्छ लग रही थी। उन विशाल हाथों ने एक झटके में पूरी झील को कई मीटर तक धंसा दिया और वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। अचानक आसपास की हवा बेहद चिपचिपी हो गई। एक खतरनाक जानलेवा आभा हवा में फैल गई और वहां मौजूद लगभग सभी लोग उसमें समा गए। लेंग उपनाम वाले युवक और जनरल झांग का चेहरा बदल गया। उनके दिलों में एक आशंका और डरावनी भावना उमड़ पड़ी। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ऐसा आतंकित करने वाला हत्यारा इरादा और इतना प्रभावशाली आभामंडल किसी भी जियान तियान योद्धा में कभी नहीं हो सकता। यह नकाबपोश आदमी बेहद दुर्जेय था। उसे तो पृथ्वी श्रेणी का योद्धा होना चाहिए। लड़की का रंग भी बदल गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संतुलन वापस पा लिया। उसने घोड़े की लगाम ढीली की और एक कदम आगे बढ़ी। उसके बाद उसने एक हाथ से अपनी छाती को छुआ और उस रहस्यमयी आदमी को प्रणाम किया। फिर उसने अविचलित चेहरे से पूछा, समुद्री जाति के आदरणीय वीर योद्धा, हम हरे दांत वाले कबीले के रक्षक घुड़सवार सैनिक हैं। अगर आप बर्बर लोगों का बेरहमी से वध करेंगे तो क्या इससे बर्बर जाति और समुद्री जाति के बीच युद्ध नहीं छिड़ जाएगा? मुझे यह मत बताना कि आपको इस मामले की परवाह नहीं है। ये शब्द सुनकर राजदूत दल के लोगों के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। वे लगभग भूल ही गए थे कि वे बर्बर घुड़सवारों के वेश में हैं। नकाबपोश आदमी ने तेंदुए की जैकेट पहने युवती को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक उभरी, लेकिन वह तुरंत ही उपहास में बदल गई। फिर उसने धीरे से अपना लंबा हरा कोड़ा उठाया। कोड़े की सतह पर उकेरे गए जादुई अक्षर चमक उठे और एक चमकदार हरी रोशनी बिखेरने लगे। ये ठीक नहीं है। लेंग यंग जी, जल्दी करो और राजकुमारी को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जनरल झांग जोर से चिल्लाया। फिर वह जमीन से उछला और अपनी पूरी ताकत से उस आदमी के मुखौटे पर अपनी लंबी कुल्हाड़ी से वार किया।
अचानक हवा में 10 फुट लंबा एक हथियार प्रकट हुआ। यह एक विशाल कुल्हाड़ी थी जो वास्तविक क्यूई से संघनित थी। इसका रंग रक्त लाल था। कुल्हाड़ी की नोक से एक असीम आभा निकल रही थी। ची ची एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तभी एक दर्जन या उससे अधिक हड्डियों के भाले हवा में चीर देने वाली आवाजों के साथ नकाबपोश व्यक्ति की ओर झपटे। नकाबपोश आदमी ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और कई हरी रोशनियां छोड़ी। हरी रोशनियां चारों दिशाओं में फैल गईं और उसके शरीर के चारों ओर हरे प्रकाश की एक लगभग पारदर्शी परत बन गई। पफ पफ चारों ओर ध्वनियों की एक श्रृंखला गूंज उठी। रोशनी की ढाल से टकराते ही हड्डियों के भाले राख में बदल गए। खून से लाल विशाल कुल्हाड़ी भी हरे रंग की ढाल से टकराते ही अटक गई। वह कुछ बार कांपी और फिर खून के धुंध के बादल में फट गई। फिर हवा में बिखर गई। जनरल झांग की तेज आवाज गूंजते ही लड़की घोड़े पर सवार हो गई थी। यानी हमले का पहला दौर खत्म होने तक वह दर्जनों फीट दूर भाग चुकी थी। लेंग नाम का युवक भी उसके साथ था। उसके हाथ में चांदी का भाला उसे किसी अनदेखे हमले से बचाने के लिए चमक रहा था। चूंकि आप सब इतनी दूर आ गए हैं तो अभी मत जाइए। नकाबपोश को देखते ही सबके दिलों में एक जबरदस्त डर समा गया। नकाबपोश का लंबा हरा चाबुक हवा में कुंडलित होने लगा। जैसे ही उसने अपनी कलाई हिलाई, इसने जल्दी ही एक हरे भंवर का रूप ले लिया। ये भंवर असली क्यूई से बना था। हरे भंवर से रुक रुक कर फुफकारने की आवाजें फैल रही थीं। तभी एक विशालकाय सांप के आकार का हरा जानवर उस हरे भंवर से बाहर निकला। वह लगभग 50 फुट लंबा था। वह सांप जानवर असल में सांप नहीं था क्योंकि उसकी पीठ पर एक जोड़ी पंख थे। वह झील के किनारे खड़े मानव सवारों पर झपटा। वह अकल्पनीय गति से उनकी ओर झपटा। हरी बत्ती चमकी और मनुष्यों के सामने प्रकट हो गया। राजदूतों के इस समूह में एक होउतियान प्राथमिक स्तर का योद्धा था। वह गुस्से से गरजा। उसके हाथ में पकड़े लंबे ब्लेड से एक तेज धार निकली जिसने जानवर को भयंकर रूप से काट डाला। लेकिन विशाल हरा सांप बेहद चतुर था। उसने तेजी से हमले को चकमा दिया। फिर वह चमकता हुआ योद्धा की छाती में समा गया। एक धीमी सी धमाक की आवाज सुनाई दी। योद्धा का शरीर फूलकर फट गया और उसका खून चारों ओर खून की बारिश की तरह बरसने लगा। सिर्फ उसके पैर जमीन पर टिके रह गए। बाकी मानव योद्धाओं का भी यही हश्र हुआ। हरे सांप के आक्रमण से उनके शरीर फट गए। फिर वे हवा में खून के बादलों में बदल गए। जल्द ही हवा खून की तीखी गंध से भर गई। हर जगह खून की धाराएं दिखाई दे रही थीं। केवल जियान तियान योद्धा जनरल झांग की लंबी मूठ वाली कुल्हाड़ी हवा में जोर जोर से नाच रही थी। उसकी कुल्हाड़ी की लाल परछाइयां उसके शरीर के चारों ओर दिखाई दे रही थीं। वह बड़ी मुश्किल से उस राक्षसी सांप को अपने शरीर में घुसने से रोक पाया था। हालांकि अन्य मानव योद्धाओं की मृत्यु एक सांस के भीतर ही हो गई थी। इस बीच दो और विशाल हरे सांप दो हरी परछाइयों में बदल गए और राजकुमारी तथा लेंग नामक युवक की ओर झपटे। लेकिन वे अभी तक ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाए थे। ये देखकर लेंग यंगजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। हिचकिचाहट का आखिरी निशान भी उसकी आंखों से गायब हो गया जब उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। अचानक उसके हाथ में चांदी का भाला सूरज की तरह चमक उठा और भाले की सतह पर उकेरे गए जादुई अक्षर जोर जोर से धड़कने लगे। धमाका! एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। चांदी का भाला फट गया और असंख्य चमकदार बिंदुओं में बदल गया। वे चांदी के रंग के थे। फिर वे चमकदार बिंदु एक चांदी के प्रकाश में विलीन हो गए। चांदी का प्रकाश फूट पड़ा और एक चांदी की लौ में बदल गया जिसने विशाल सांपों में से एक का स्वागत किया। लेंग यंगजी का चेहरा लाल हो गया और खून उसके चेहरे पर दौड़ गया। फिर वह गरजा और दूसरे विशालकाय सांप पर झपटा। धमाका! एक विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। एक अदृश्य हवा की लहर जोर से उठी, मानो तूफान हो। प्रकाश की 3 किरणें एक साथ चमकीं। वे रक्त लाल, चांदी और हरे रंग की थीं। एक छोटा हरा सांप, लगभग आधा इंच आकार का, प्रकाश की चमकती किरणों से बचकर राजकुमारी की ओर झपटा। लेंग उपनाम वाला वह युवक अब तक गायब हो चुका था। हालांकि जहां वह कुछ देर पहले खड़ा था वहां खून का एक तालाब था। अध्याय 147 ओएसिस मुठभेड़। अनुवादक नोवेल सागा। संपादक नोवेल सागा। युवती को लगा कि पीछे से एक खतरनाक आभा उसकी ओर आ रही है। उसे लगा कि अब भागना व्यर्थ है, इसलिए उसने घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींची। फिर वह घोड़े से उतर गई। वह पलटी। उसके बाएं हाथ में एक सुनहरा टोकन था। टोकन जादुई अक्षरों से ढका हुआ था। फिर उसने अपनी असली क्यूई को उत्तेजित किया। टोकन की सतह पर सुनहरे प्रकाश की एक पतली परत उभरने लगी। छोटा हरा सांप उसके बेहद करीब आ चुका था, लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। उसने अपने हाथ में रखे सुनहरे टोकन को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अचानक टोकन की सतह पर अस्पष्ट अक्षरों में कैदी शब्द उभर आया। सांप की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। ये चमक तब दिखाई दी जब वह लड़की के शरीर में डूबने ही वाला था। अचानक लड़की के शरीर के सामने एक हरे रंग की रोशनी की किरण चमकी। लड़की के गले में एक हार था जिसमें एक चमकीले हरे रंग का जेड पेंडेंट लटका हुआ था। वह पेंडेंट फट गया और एक हरे रंग की रोशनी की ढाल बन गई जो उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। फिर एक गहरी लकड़ी जैसी आभा लहराई और हवा में फैल गई। धमाका! एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। दोनों हरे रंगों के बीच जोरदार टक्कर हुई। लड़की की ढाल की रिमझिम चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सांप भी इस विस्फोट से बमुश्किल बच पाया था, लेकिन उसका आकार अंगूठे के बराबर रह गया था। फिर भी वह लड़की की ओर दौड़ा। लड़की की आंखों में आशंका के भाव उभर आए।
उसका दाहिना हाथ उसकी कमर की ओर बढ़ा। तभी एक धुंधली सफेद ठंडी आभा फैली और एक तलवार की रोशनी बिजली की गति से हमले का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। धुंधली सफेद तलवार की रोशनी सर्प जानवर से टकराते ही ऊपर उठी। हवा में बड़ी संख्या में बर्फ के टुकड़े उभर आए। सांप जानवर के शरीर के चारों ओर धूसर सफेद बर्फ की एक परत जम गई। फिर तलवार की एक रोशनी सांप की ओर फेंकी गई। पिंग, जमे हुए सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए और एक धमाके की आवाज आई। फिर वह हवा में विलीन हो गया। हालांकि लड़की को अपनी तलवार के जरिए एक जबरदस्त रियल क्यूई का संचार महसूस हुआ। यह उसके शरीर पर आक्रमण कर रही थी। इससे उसके पेट और अंगों में तेज दर्द होने लगा। वह इस असहनीय दर्द को सहन नहीं कर सकी। उसने अपना मुंह खोला और मुंह भर खून निकल आया। उसका रंग मौत की तरह पीला पड़ गया। उसके हाथ में अब भी सुनहरा टोकन था। टोकन की सतह पर अब तक कैदी शब्द बहुत साफ लिखा हुआ था। इस बीच झील के पास लेंग यांगजी की हरकत देखकर नकाबपोश आदमी हैरान रह गया। इसके अलावा वह उस लड़की की अद्भुत ताकत देखकर भी हैरान था जो उसने उसके एक वार का प्रतिरोध करते हुए दिखाई थी। लेकिन तभी हरा चाबुक उसके हाथ में फिर से चमक उठा। जनरल झांग ने आखिरकार उस हरे सांप का सफाया कर दिया जो उन्हें परेशान कर रहा था। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी एक भुजा कुर्बान करनी पड़ी और अपनी लंबी मूठ वाली कुल्हाड़ी को विस्फोट से उड़ाना पड़ा। अचानक उसने देखा कि नकाबपोश आदमी अगले हमले की तैयारी कर रहा है। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, इस बूढ़े ने तुमसे बहुत कुछ सह लिया है। तभी उसकी असली क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल आए। उसका शरीर चमक उठा और पल भर में 100 फीट से ज्यादा की दूरी पार कर गया। फिर वह नकाबपोश आदमी पर झपटा। उसी समय हवा में एक रक्त लाल रोशनी जम गई और उसके शरीर के सामने एक विशाल मुट्ठी का रूप ले लिया। फिर वह नकाबपोश आदमी की ओर तेजी से मारी गई। नकाबपोश आदमी ने जनरल झांग की तरफ देखा तक नहीं। उसके हाथ में पकड़ा लंबा हरा कोड़ा चमक उठा और हवा में ही जनरल झांग के शरीर के चारों ओर लिपट गया। किसी मजबूत सांप की तरह कोड़ा धीरे धीरे कसने लगा। फुफकार, जनरल झांग का शरीर हल्की सी आवाज के साथ फटा और हवा में खून के धुंध में बदल गया। उसे दयनीय चीख निकालने का भी मौका नहीं मिला। जनरल झांग की रक्त लाल विशाल मुट्ठी जोरदार गड़गड़ाहट के साथ टूटकर बिखर गई और उनकी मृत्यु हो गई। यह नकाबपोश व्यक्ति के बहुत करीब पहुंच गई थी। जनरल झांग ने अपनी असली क्यूई का एक एक कण निचोड़कर यह विशाल मुट्ठी बनाई थी। नकाबपोश ने फिर अपनी नजर राजकुमारियों की ओर घुमाई। उनका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। अचानक उनके हाथ से एक सुनहरी रोशनी का बिंदु चमक उठा। नकाबपोश आदमी को आसन खतरे का पूर्वाभास हो गया था। वह मन ही मन अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया देने का पर्याप्त समय नहीं था। अचानक उसने अपने शरीर के चारों ओर हवा की एक तेज लहर महसूस की। उसके बाद हवा में से 100 से भी ज्यादा बारीक सुनहरी रोशनी की लड़ियां निकलीं। वे बाल की एक लट जितनी बारीक थीं। सुनहरी रोशनी के तार तेजी से एक दूसरे में गुंथ गए और एक शानदार सुनहरी रोशनी वाले कैदी के पिंजरे का आकार ले लिया और इस जगमगाते पिंजरे ने नकाबपोश आदमी को कैद कर लिया। नकाबपोश आदमी ने अभी अभी एक चमकदार सुनहरी रोशनी देखी थी। फिर एक झटके में बाहरी दुनिया से उसका सारा संपर्क टूट गया। वह एक साथ चौंका और क्रोधित भी हुआ। उसने अपने शरीर पर लिपटी हरी रोशनी की ढाल को हटाने की कोशिश की। धमाका, एक विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। सुनहरे पिंजरे पर बने जादुई अक्षर चमक उठे। फिर पूरा पिंजरा कांप उठा, लेकिन वह अब भी उसके अंदर था। नकाबपोश आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। अचानक उसके हाथ में पकड़े हरे कोड़े से एक तेज हरी रोशनी निकली। तभी कहीं से कई हरे रंग के अजीब सांप प्रकट हुए। फिर वे अंदर से सुनहरे पिंजरे पर झपट्टा मारने लगे। हर बार जब वह अजीब सांप पिंजरे में डूबता तो एक जोरदार धमाका होता। सुनहरे पिंजरे की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। सोने का पिंजरा आखिरकार हार मान गया। अब दर्जनों हरे सांपों के लगातार हमलों का सामना वह और नहीं कर सका। वह एक तेज आवाज के साथ फट गया और चमकती हुई क्रिस्टल रोशनी में बदल गया। नकाबपोश आदमी ने आखिरकार खुद को पिंजरे से आजाद कर लिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव भद्दे हो गए। उसने देखा कि लड़की अपने घोड़े के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इसके अलावा वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपने पैरों के निशान पूरी तरह छिपाने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई थी। दरअसल उसे आसपास जरा भी आभास नहीं हो रहा था। गोबी रेगिस्तान में आसमान में तपता सूरज ऊंचे पर था। जमीन झुलसा देने वाली तपिश से भरी थी। तापमान बहुत ज्यादा था। चारों तरफ कई झुलसा देने वाली हवाएं उठ रही थीं। एक लंबे आदमी का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने एक स्लेटी रंग का लबादा पहना हुआ था। वह डेविड्स डियर पर सवार होकर एक खास दिशा में आगे बढ़ रहा था। डेविड का हिरन धीरे धीरे और सुस्ती से आगे बढ़ रहा था। हालांकि हर बार जब वह अपने खुर रेत में डालता तो 10 फुट का एक कदम आगे बढ़ जाता, इसलिए वे आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहे थे। आसपास का दृश्य तेजी से उनकी नजरों से ओझल हो गया। अचानक डेविड का हिरन रुक गया जब धूसर लबादा पहने आदमी ने उसकी लगाम खींची। उसने अपना सिर ऐसे उठाया जैसे वह अपनी बुद्धि का मालिक हो और धूसर लबादा पहने आदमी की तरफ देखा। फिर उसने मुंह की आवाज निकाली। युवक ने अपने सिर से केप उठाया और अपना चेहरा दिखाया। ये शिम्यू था। उसने आंखें सिकोड़ लीं और उसकी पुतलियां हल्के सुनहरे रंग की हो गईं। उसने जमीन की ओर देखा और फिर दूर तक देखा। चलो दक्षिण पूर्व दिशा में चलते हैं। उसने लगाम हिलाई और कुछ देर सोचने के बाद बोला। डेविड के हिरन को शिम्यू की बात समझ आ गई थी, इसलिए वह मुड़ा और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। आधे घंटे बाद उनकी आंखों के सामने एक मध्यम आकार का मरुद्यान प्रकट हुआ। वह दर्जनों फुट चौड़ा था। वह हरे भरे घने पेड़ों से घिरा हुआ था।
कुछ पेड़ों पर फलों के गुच्छे लगे थे। नखलिस्तान में एक काफी बड़ी झील थी। झील की सतह शांत थी, उसमें एक भी लहर नहीं थी, मानो कोई चिकना दर्पण हो। शी म्यू खुशी से मुस्कुरा उठा। उसने सिर हिलाया। मू मू। डेविड के हिरण ने भी मरुद्यान और झील को देखकर खुशी से चीख मारी। उसने अपनी गति तेज कर दी और मरुद्यान की ओर बढ़ गया। डेविड का हिरण जैसे ही मरुद्यान पर पहुंचा, उसने जी भरकर पानी पिया। फिर उसने अपनी पूंछ को खुशी से हिलाया। शी म्यू भी झील के किनारे गया, नीचे बैठ गया और अपनी हथेली पर थोड़ा पानी भरकर पीने लगा। फिर उसने अपना पानी का बर्तन निकाला और उसे भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह उठा और झील की शांत सतह को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विचार में खोया हुआ हो। फ्लाइंग रेविंग जनजाति के आदिवासियों से विदाई लिए हुए उन्हें लगभग 1 महीना हो गया था। वह दिन में अभ्यास करता था और रात में आगे बढ़ता था। उसने स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 6ठे चरण में सफलता प्राप्त कर ली थी। वह जानता था कि वह यह उपलब्धि केवल शा लैंग द्वारा पहले उसे दी गई विशेष रूप से तैयार की गई शराब के कारण ही प्राप्त कर सकता है। वह शराब पीले अजगर के पित्ताशय से बनाई गई थी, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। एक बार जब वह इस कला के 7वें स्तर तक आगे बढ़ गया तो उसकी ताकत एक आधिकारिक होउतियान उन्नत चरण योद्धा के बराबर होगी। हालांकि इस समय सबसे जरूरी काम था जल्द से जल्द उग्र सांप जनजाति को ढूंढना, तभी वह उनकी टोटेम कला हासिल कर सकता था। शी म्यू को एहसास हुआ कि यूनिकॉर्न वाइपर के खून का निरोधक और छिपाने वाला प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। ऐसा उसकी छाती पर मौजूद सांप टोटेम के फटने की बढ़ती आवृत्ति के कारण था। इसलिए वह पिछले कुछ दिनों से लगातार घूम रहा था, चाहे दिन का कोई भी समय हो। उसका इरादा जल्द से जल्द अग्नि सर्प जनजाति तक पहुंचने का था। अचानक शी म्यू का रंग बदल गया और उसके कान थोड़े हिलने लगे। उसे नखलिस्तान के सामने हथियारों की टकराहट की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग किसी भीषण युद्ध में फंस गए हों। शी म्यू का चेहरा गरिमा में हो गया। उसने दाऊद के हिरण की पीठ से काला ब्लेड और आकाशभेदी धनुष निकाला। फिर वह चुपके से युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह उस जगह के करीब पहुंचता गया, आवाज तेज होती गई। अब उसे बर्बर लोगों की गुस्से भरी चीखें और दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। वह एक जंगल से गुजरा, तभी उसके सामने एक विशाल खुला मैदान दिखाई दिया। वह झाड़ियों के एक झुंड के पीछे छिप गया। फिर वह दरारों से झांकने लगा। उसने देखा कि 7-8 बर्बर लोग एक युवती के साथ घमासान युद्ध कर रहे थे। युवती ने तेंदुए की खाल का जैकेट पहना हुआ था। उनकी तलवारों की टक्कर की तीखी आवाज इतनी दूर से भी सुनाई दे रही थी। शी म्यू की पुतलियां सुनहरी हो गईं और उसके चेहरे का भाव बदल गया। उस युवती के कपड़े किसी बर्बर स्त्री के जैसे थे। हालांकि अपनी अद्भुत चाल, नाजुक तलवारबाजी और शरीर पर मौजूद कुछ मुश्किल से दिखाई देने वाले अंगों के कारण वह बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी। उसका छद्मावरण लगभग पूर्ण था। शी म्यू को लगा कि अगर उसकी नजर असाधारण न होती तो उसे इस छोटे से अंतर का अंदाजा भी नहीं होता। उसने देखा कि लड़की के हाथ में 3 फुट लंबी सफेद तलवार थी। उसकी तलवार से रुक रुक कर ठंडी सफेद क्यूई निकल रही थी। हर बार जब वह तलवार घुमाती तो चमकती चांदी की तलवार की परछाइयां पीछे छूट जातीं। धीरे धीरे वे उसके शरीर के चारों ओर एक गोलाकार तलवार का घेरा बन गईं, और यह एक बर्फ के गोले जैसा लग रहा था जो लड़की की रक्षा के लिए ढाल का काम कर रहा था। आसपास के 7-8 बर्बर कुलदेवता योद्धा थे। उनमें होउतियान मध्य अवस्था के योद्धाओं जैसी शक्ति थी। उनके हाथों में लंबी हरी तलवारें थीं। ऊपर नीचे हिलते हुए उनकी तलवारें चमकती और टिमटिमाती थीं, फुर्तीली तेंदुए बिल्लियों की तरह। लेकिन वे लड़की के रक्षात्मक घेरे को भेद नहीं सके, चाहे उन्होंने किसी भी कोण से हमला किया हो। हालांकि लड़की के कपड़े खून से सने हुए थे। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर कई जख्म थे। पास ही जमीन पर बर्बर लोगों की 3 लाशें पड़ी थीं। हर एक के गले पर एक पतला सा घाव दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें लड़की की तलवार से मारा गया हो। वह युवती तलवारबाजी में काफी निपुण लग रही थी, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति अब उसके उत्कृष्ट दांव पेंचों को सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। बर्बर लोगों ने भी उसकी हालत देख ली थी, इसलिए वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और बेतरतीब हमले कर रहे थे। वे उसे मारने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उस समय का इंतजार कर रहे थे जब उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये स्थिति देखते ही शी म्यू की झिझक दूर हो गई। उसका हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ा और उसने आकाश विभाजक धनुष निकाल लिया। इस बीच लड़की का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें थकान से चमक रही थीं। उसे बेकाबू खांसी का दौरा पड़ गया। उसके हाथ में तलवार भी कांपने लगी। उसके शरीर के चारों ओर तलवार की परछाइयों के घेरे में भी एक छोटी सी दरार दिखाई दे रही थी। ये देखकर एक बर्बर आदमी खुशी से चमक उठा। उसके हाथ में मौजूद हरा ब्लेड हरी रोशनी में बदल गया और छोटी सी दरार से तलवार के छल्ले को तोड़ दिया। फिर उसने लड़की की गर्दन पर वार किया। ये स्पष्ट था कि वह लड़की का सिर काटना चाहता था। लड़की की आंखें चमक उठीं। उसकी चमकदार चांदी की तलवार कांप उठी और एक चमकती हुई तलवार जैसी परछाई निकली। परछाई चमकी और बर्बर के ब्लेड से टकरा गई। झनकार! उसकी तलवार ने तेज आवाज के साथ बर्बर आदमी की तलवार को 2 हिस्सों में काट दिया। फिर उसने अपनी कलाई हिलाई और बिजली की गति से अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। उसकी तलवार इतनी तेज चली कि हवा में उसका निशान देखना लगभग नामुमकिन था। बस एक ठंडी रोशनी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। विशालकाय बर्बर आदमी ने हमले से बचने के लिए हरे ब्लेड के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका उठा हुआ हाथ उसके कंधे से कट गया।
उसी समय उसकी गर्दन के चारों ओर कई पतली लाल रेखाएं उभर आईं। वह दूसरे हाथ से अपना गला ढंकते हुए लड़खड़ाकर पीछे हट गया और दिल दहला देने वाली चीखें निकालने लगा। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। मेंग बाकी बर्बर लोग जोर से चिल्लाए। वे एक साथ दुख और आक्रोश से भर गए, लेकिन वे लड़की की ओर दौड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बजाय उन्होंने अपनी तलवारें और जोर से लहरानी शुरू कर दी। इस लगातार हरकत से एक संकुचित ब्लेड जाल बन गया। फिर बर्बर लोगों ने ब्लेड जाल को लड़की की ओर धकेल दिया। लंबे बर्बर को मारने से लड़की के अंदरूनी जख्मों पर असर पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द की एक लकीर तैर गई। उसने मुंह खोला और मुंह भर खून थूक दिया। उसकी तलवार भी सुस्त और बेजान हो गई। आसपास के बर्बर लोग सबक सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की और वे उसे मार डालने के लिए अपनी तलवारें चलाते रहे। अध्याय 148 एक गलतफहमी। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। तभी एक परछाई चमकी। ये पास के जंगल से प्रक्षेपित एक काली रोशनी थी। ये रात के आकाश में किसी चौंकाने वाली बिजली की तरह तेज थी। ये चमकी और एक बर्बर व्यक्ति के सीने में धंस गई। लंबे कद के जंगली का शरीर उलट गया और जोर से पीछे की ओर उछला, मानो किसी राक्षसी जीव ने उसे मारा हो। वह एक विशाल पेड़ के तने से टकराया। इससे पेड़ को जोर का झटका लगा। पेड़ जोर से कांप उठा। उसकी कई पत्तियां उसकी शाखाओं से गिर गईं। बर्बर का निर्जीव शरीर हवा में लटका हुआ था। उसकी छाती से एक लंबा काला तीर निकला हुआ था। तीर का नुकीला सिरा पेड़ की टहनी में गहराई तक धंस गया था। तीर के सिरे पर लगे पंख अभी भी कांप रहे थे। बर्बर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसे इतनी जोर से मारा गया था कि वह एक करुण चीख भी नहीं निकाल सका। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो गई। उसके शक्तिहीन पैर एक दो बार लड़खड़ाए, फिर उसका शरीर निश्चल हो गया। बाकी बर्बर लोग और तेंदुए की जैकेट पहने लड़की ये देखकर चौंक गए। झप झप उनके सिर घुमाने से पहले ही दो काली रोशनियां निकल आईं। ये दोनों रोशनियां बेहद तेज गति से निकली थीं। इतनी तेज कि नंगी आंखों से उन रोशनियों का सही प्रक्षेप पथ भी नहीं देखा जा सकता था। आ एक साथ दो खून जमा देने वाली चीखें गूंजीं। दो बर्बर लोगों की छाती में लंबे तीर लगे थे। उन्हें उल्टा करके पीछे की ओर फेंक दिया गया। जल्द ही उनकी हिंसक मौत हो गई। एक बार फिर एक साया चमक उठा। एक और तीर खतरनाक गति से प्रकट हुआ। एक बर्बर की लाल लाल आंखों में एक चमत्कारी चमक चमक उठी। उसकी आंखें सांप की आंखों जैसी लग रही थीं। उसने अपनी लंबी तलवार लहराई। उसने काले तीर को काटने की कोशिश में हवा में एक चाप बनाया। हालांकि उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। ब्लेड और तीर के बीच जोरदार टक्कर हुई। इससे उसके शरीर में जोरदार झटका लगा। वह खुद को रोक नहीं सका और एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। तीर न केवल विद्युत धारा जितना तीव्र था, बल्कि इसका प्रभाव भी काफी भयावह था। तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? चलो बाइंडिंग ब्लेड मंत्र को सक्रिय करते हैं, तभी हम इन तीरों को रोक पाएंगे। लाल आंखों वाला बर्बर जोर से चिल्लाया। अन्य बर्बर लोग अपनी स्तब्धता से अचानक बाहर आ गए। वे लड़की के पास से हटकर घेरा बनाने के लिए दौड़ पड़े। वे एक दूसरे से पीठ सटाकर घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनकी हरकतें बेहद सामंजस्यपूर्ण और समन्वित लग रही थीं। उनकी तेज चालें आपसी समझ का शानदार नमूना पेश कर रही थीं। चार बर्बर लोग चारों कोनों पर खड़े थे। उन्होंने अपने स्टील के ब्लेड लहराने शुरू कर दिए। ब्लेडों की लगातार गति से एक हरा बवंडर पैदा हुआ। बवंडर बढ़ता गया और उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। ऐसा लग रहा था कि वह अभेद्य है। वाह! एक काला तीर बिजली की तरह छूटा। उसकी गति बिजली की कौंध जितनी तेज थी। काली रोशनी हरे बवंडर से टकराई। ऐसा लगा जैसे तीर किसी नर्म दीवार से टकरा गया हो। हालांकि तीर अवरुद्ध हो गया था। ब्लेड की रोशनी चमकी और लंबे तीर के कई टुकड़े हो गए। तीर के टूटे हुए टुकड़े जमीन पर बिखर गए। लाल आंखों वाले बर्बर ने ये देखकर राहत की सांस ली। उसकी आंखों में एक दुष्टता भरी चमक दौड़ गई। फिर उसने अपने दाहिने हाथ की लगभग अदृश्य गति से अपनी कमर से लटके एक छोटे से थैले से एक बिच्छू निकाला। वह किसी इंसानी मुट्ठी जितना बड़ा था। इसके बाद उसने बिच्छू को उस दिशा में फेंक दिया जहां शी छिपा था। बिच्छू इतनी तेजी से फेंका गया था कि उसके पीछे काले निशान रह गए। तेंदुए की जैकेट वाली लड़की को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटी और हांफने के लिए मुंह खोला। फिर उसने लाल आंखों वाले बर्बर द्वारा फेंके गए छोटे बिच्छू पर एक तिरछी नजर डाली। उसका मनमोहक चेहरा बदसूरत हो गया। वह तीरंदाजा को आवाज देकर चेतावनी देने ही वाली थी, तभी पास के जंगल से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। फिर एक लाल बत्ती चमकी। छोटा काला बिच्छू उल्टा होकर वापस उड़ गया। उसके दो टुकड़े हो गए थे। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने कुछ देर तक व्यर्थ की छटपटाहट की। फिर उसने हिलना बंद कर दिया। लाल आंखों वाले बर्बर का रंग बदल गया। उसकी आंखों में एक साथ डर और एक साथ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। चमड़े की जैकेट वाली लड़की भी हैरान थी। अचानक बिजली की तरह एक हरा तीर छूटा। तीर लाल आंखों वाले बर्बर पर निशाना साधा गया था। लाल आंखों वाले बर्बर ने देखा कि इस तीर का रंग पिछले तीरों से अलग था, लेकिन वह घबराया नहीं क्योंकि उसे अपने बाइंडिंग ब्लेड मंत्र पर पूरा भरोसा था। इसके बजाय उसने धीरे से अपने कमरबंद में हाथ डाला। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक और चाल चलने वाला है। हरे तीर ने पल भर में ही उसे घेर लिया। ब्लेडों का बवंडर एक हल्की सी आवाज के साथ कागज के टुकड़े की तरह बिखर गया। चारों हटे कट्टे बर्बर लोग इस झटके से हिल गए।
वे कई कदम पीछे हट गए। वे अपने ब्लेड भी नहीं संभाल पा रहे थे। लाल आंखों वाला बर्बर हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे अचानक पकड़ लिया गया था। वह हताश हो गया और उसने जल्दी से अपना तलवार घुमाया। उसके शरीर के सामने ढाल के रूप में 1 दर्जन से ज्यादा तलवारों की परछाइयां प्रकट हो गईं। धमाका! एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। हरे तीर के जबरदस्त प्रहार का सामना ब्लेड की परछाइयां नहीं कर सकीं। वे पल भर में ही बिखर गईं और बिखर गईं। लाल आंखों वाले बर्बर के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तीर ने भयानक गति से उसकी छाती को चीर दिया। पीछा करते हुए, हवा का पीछा करते हुए वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अचानक एक जबरदस्त बल ने उसके शरीर को हवा में उछाल दिया। वह लगभग 10 फीट पीछे की ओर उल्टा उड़ गया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। वह कई बार जमीन पर लुढ़कता रहा। उसके बाद उसकी सांसें थम गईं। बाकी 4 बर्बर लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके दिलों में गहरी चोट पहुंच गई हो। वे तुरंत दल तोड़कर पीछे मुड़े और बिना एक शब्द भी बोले किसी दूर स्थान की ओर भाग गए। वाह वाह वाह! एक के बाद एक कई हरी रोशनियां उनकी ओर तेजी से बढ़ीं। उनमें से सबसे तेज दौड़ने वाला भी सिर्फ 20 फीट की दूरी तक ही बच पाया। फिर उसे जमीन पर मजबूती से ठोक दिया गया। अब खुले क्षेत्र में एक बार फिर शांति आ गई थी। जादुई तीर! लड़की की आंखों में एक चमक दौड़ गई। हरे तीरों की सतह पर बने रहस्यमय जादुई पैटर्न को देखते हुए वह बुदबुदाए। थोड़ी देर बाद शिम्यू का एक रूप जंगल से बाहर निकला। उसके कपड़ों पर एक लंबा सा छेद था। जाहिर था उस पर छोटे काले बिच्छू ने हमला किया था। शिम्यू ने धीरे से अपनी छाती पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। उस छोटे काले बिच्छू में हू तियान के प्राथमिक स्तर के योद्धा जितनी ताकत थी। हालांकि उसकी गति इतनी तेज थी कि वह उसकी पहुंच से कहीं ज्यादा थी। अगर उसकी असाधारण दृष्टि न होती तो वह अब तक मर चुका होता। शिम्यू को एक नज़र में ही पता चल गया कि बिच्छू की चमकदार काली पूंछ में किसी तरह का जहरीला जहर है। अगर उसकी पूंछ उसकी त्वचा पर जरा सी भी खरोंच लगा देती तो क्या होता, इसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। तुम इंसान हो? लड़की ने शिम्यू को ऊपर से नीचे तक नापा। फिर उसने अविचल स्वर में पूछा, यह सही है? मैं शिम्यू हूँ, काले दानव संप्रदाय का एक अनुयायी। क्या मैं महामहिम का परिचय जान सकता हूँ? शिम्यू ने लड़की की ओर देखा और पूछा। लड़की एक पल के लिए झिझकी। फिर जवाब देने के बजाय उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ है? शिम्यू हक्का बक्का रह गया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर भी उसने अपनी जेब से एक काला टोकन निकाला और लड़की की आंखों के सामने धीरे से हिलाया। ये काले दानव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहचान पत्र था। पहचान पत्र देखते ही लड़की का चेहरा बदल गया। तो आप सचमुच भाईशी हैं। मैं तियान यिन संप्रदाय का तियान हुओ वू हूँ। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी अशिष्टता के लिए माफी मांगनी चाहिए। लड़की ने प्रणाम करते हुए अपनी छाती पर हाथ रख लिए और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ बर्बर लोगों के बंजर इलाके में 7 बड़े संप्रदायों में से किसी एक के शिष्य से मिलूंगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, शिम्यू ने कहा। तियान हुओ वू मुस्कुराई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसका रंग पीला पड़ गया। फिर उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। थकान से उसका शरीर कांप उठा और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। शिम्यू जल्दी से आगे बढ़ा और उसके कंधे को सहारा दिया। फिर उसने उसकी पीठ को एक बड़े पेड़ के सहारे टिकाया और उसे आरामदायक स्थिति में बिठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तियान हुओ वू किसी तरह मुस्कुराने में कामयाब रही। फिर उसने अपनी छाती से एक नाजुक जेड की बोतल निकाली। उसने बोतल को तिरछा किया। एक लाल गोली उसके कपड़े पर लुढ़क गई। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसका शरीर अकड़ गया। बहन तियान, क्या बात है? शिम्यू ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। शिम्यू अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही तियान हुओ वू ने अपनी कलाई हिला दी। फिर उसके हाथ में पकड़ी सफेद तलवार बिजली की तरह शिम्यू की छाती की ओर धकेलते हुए सफेद रोशनी में बदल गई। शिम्यू चौंक गया। उसने जमीन पर पैर पटका और पीछे की ओर भागा। स्विश! हमला बहुत कम दूरी से किया गया था, इसलिए शिम्यू अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देने के बावजूद उसे टाल नहीं सका। उसकी कमीज तलवार से कट गई थी। उसकी कमीज पर एक बड़ा सा छेद हो गया था। उसकी छाती का मांस बाहर आ गया था। दरअसल वह बस बाल भर की दूरी पर ही घायल होने से बचा था। शिम्यू का चेहरा काला पड़ गया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह गुस्से से चिल्लाने ही वाला था। घिनौने बर्बर, इंसान होने का नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। तियान हुओ वू उछल पड़ी और उस पर चिल्लाई। फिर उसने खुद को उस पर झपटने के लिए तैयार किया। उसके हाथ में तलवार बिजली की तरह चमक उठी। फिर उसने उसे शिम्यू की ओर तान दिया और उसके शरीर के कई हिस्सों पर वार करने लगी। उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। शिम्यू ने उसके वार से बचने के लिए अपना शरीर इधर उधर हिलाया। इसी बीच उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने अपनी तलवार बहुत तेजी से घुमाई और तियान हुओ वू की कलाई पर वार कर दिया। लड़की ने दबी हुई सी कराह भरी। उसकी चमकती सफेद तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। शिम्यू ने अपने पैर के अंगूठे से तलवार उठाई और उसे हाथ में लिया। उसके बाद उसका चेहरा चमक उठा और वह कई फीट पीछे की ओर उछल पड़ा। फिर वह दृढ़ता से खड़ा हो गया। तियान हुओ वू का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसके मुंह से फिर से थोड़ा खून निकला। वह लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हटी और एक बड़े पेड़ के सहारे टिक गई, वरना वह गिर जाती। उसके सुंदर चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। उसका पीला चेहरा पारदर्शी लग रहा था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था।
वह बड़े पेड़ के तने से टिककर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वह सौभाग्य से पृथ्वी श्रेणी के बर्बर के हमलों से बच गई थी, लेकिन उससे लड़ते हुए उसके शरीर में कई अंदरूनी चोटें आई थीं। फिर वह कई अन्य बर्बरों के साथ एक भीषण युद्ध में फंस गई थी। इससे उसके घाव और अंदरूनी चोटें और भी बढ़ गई थीं। उसने अपने घावों को प्रभावी ढंग से दबाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसका उल्टा असर हुआ और उसके घाव पूरी तरह से उभर आए। तियान हुओ वू ने अपना सिर घुमाया और जमीन पर गिरी सफेद गोली को देखा। वह उसे खाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वह गोली गिर गई। उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था, किसी मुरझाए हुए बूढ़े की तरह। इसलिए गोली बार बार उसकी उंगलियों से फिसलती रही। अचानक 2 पतली उंगलियों ने सफेद गोली उठाई और उसे उसके मुंह के पास ले आई। तियान हुओ वू ने ऊपर देखा तो शी म्यू उसके पास आ गया था। वह उसके बगल में उकड़ू बैठा था और उसे कोमल और शांत आंखों से देख रहा था। वह कुछ देर तक शी म्यू की आंखों में देखती रही, फिर उसने अपना मुंह खोला और गोली निगल ली। शी म्यू ने उसकी झिझक भांप ली थी, इसलिए वह खड़ा हुआ और कुछ कदम पीछे हट गया। तियान हुओ वू ने ये देखकर अपने चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। फिर वह पैर क्रॉस करके बैठ गई। एक क्षण बाद उसके शरीर की सतह पर हल्की सी सफेद रोशनी की एक परत उभर आई। फिर वह सफेद रोशनी उसके चारों ओर लिपटने लगी। उसमें से ठंडी क्यूई का एक विस्फोट निकल रहा था। समय बीतने के साथ उसके चारों ओर की जमीन पाले से ढक गई। शी म्यू की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभर आई। वह अपनी असली क्यूई की ताकत के आधार पर बता सकता था कि वह हो तियान की अवस्था में थी, लेकिन उसके लिए ये कर पाना अभी भी असंभव था। उसने यह उपलब्धि उस गोली की वजह से हासिल की होगी जो उसने अभी अभी खाई थी। आखिरकार बहुत देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसका रंग लगभग सामान्य हो गया था। वह खड़ी हो गई और शी म्यू को उलझन भरी आंखों से देखने लगी। बहन तियान, आपने मुझे गलत समझा है। क्या यह इस कुलदेवता की वजह से है? शी म्यू कड़वी मुस्कान के साथ बोला। शी म्यू ने अपना चोगा खोला और अपनी मजबूत मांसपेशियां दिखाईं। उसकी छाती पर लाल अजगर का टोटेम दिखाई दे रहा था। टैटू पहले से भी अधिक चमकदार लग रहा था, ये और भी अधिक जीवंत लग रहा था। तुम अपनी छाती पर बर्बर लोगों का कुलदेवता धारण करते हो। इससे साबित होता है कि तुम बर्बर हो, लेकिन तुम काले दानव संप्रदाय के अनुयायी होने का दिखावा करते हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम इस नकली पहचान से क्या हासिल करना चाहते हो? तियान हुओ वू के गाल लाल हो गए जब उसने शी म्यू की छाती पर रखे अजगर के कुलदेवता को देखा। फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं और पूछा, क्या आप मानते हैं कि आपकी पाखंडी मदद से मैं आप पर और आपकी काल्पनिक कहानी पर विश्वास कर पाऊंगी? उसने आगे कहा, हे, मेरी छाती पर यह चीज कोई बर्बर कुलदेवता नहीं है, ये एक कुलदेवता अभिशाप है। शी म्यू ने एक हल्की आह भरी। फिर उसने पूरी कहानी शुरू से ही सुना दी, उस समय तक जब उसके गढ़ रैट्स नेस्ट पर आक्रमण हुआ था, उस अशुभ समय तक जब उसे इस तथाकथित अभिशाप, सदा के लिए विनाशकारी आत्मा मंत्र से पीड़ित किया गया था। इस घटना के बाद मैंने खोजबीन की और आखिरकार जरूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। इस श्राप को रोकने के लिए किसी पृथ्वी श्रेणी के महाशक्तिशाली व्यक्ति या उससे भी ऊंचे पद वाले बुजुर्ग की जरूरत होगी, वरना मुझे भयंकर सांप जनजाति की यह गुप्त टोटेम तकनीक सीखनी पड़ेगी। मुझे अपने अंदर पहले से बंद किसी और भी ज्यादा भयंकर जानवर की आत्मा को बंद करना होगा। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि किसी पृथ्वी श्रेणी के बुजुर्ग से मदद मांग सकूं, इसलिए मेरे पास बंजर भूमि में घुसने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ, शी म्यू ने शांत स्वर में समझाया। अध्याय 149, पवित्र पर्वत पर एक साथ। अनुवादक, नोवेल सागा संपादक, नोवेल सागा। शी म्यू की कहानी सुनते ही तियान हुओ वू का चेहरा बदल गया। दरअसल जब शी म्यू ने अपनी कहानी पूरी की तब तक वह विचारों में खो चुकी थी। वह जानती थी कि चूहों के घोंसले के गढ़ पर बर्बर लोगों ने हमला कर दिया है, इसलिए उसे शी म्यू की बात पर यकीन करना ही था, क्योंकि उसे उसकी कहानी में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। उसने तियानयिन संप्रदाय के अनुभवी और जानकार गुरुओं के माध्यम से बर्बर जनजाति की कुछ अभिशाप जादू कलाओं के बारे में भी सुना था। इसके अलावा अगर शी म्यू उसे चोट पहुंचाना चाहता तो उसे बचा नहीं पाता। वह उसे आसानी से मार सकता था जब वह गंभीर रूप से घायल थी। लड़की काफी समझदार लग रही थी। वह समझती थी कि अगर शी म्यू बर्बर होता तो उसके लिए उसे मारना काफी आसान होता। यह विचार मन में आते ही वह शर्मा गई। उसने पूछा, ये स्पष्टीकरण काफी नहीं है, ये तो बस मुंह से निकले शब्द हैं। जब तक आप मुझे कोई सबूत नहीं दिखाएंगे मुझे यकीन नहीं होगा। यह शी म्यू के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बहन तियान, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। शी म्यू थोड़ा गुस्से में था, इसलिए उसने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा और वहां से जाने लगा। 1 मिनट रुको, मुझे मेरी तलवार वापस दे दो। तियान हुओ वू की दृष्टि चमक उठी जब उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। शी म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। फिर उसने एक बर्बर लाश के पास पड़ी लंबी चांदी की तलवार उठाई और तियान हुओ वू को सौंप दी। तियान हुओ वू ने तलवार की मूठ पकड़ ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी जैसे ही उसने हाथ मिलाया, लंबी चांदी की तलवार चांदी के प्रेत में बदल गई। ऐसा लगा जैसे शी म्यू की छाती पर बिजली गिर गई हो। शी म्यू को कुछ भी समझने का वक्त नहीं मिला। उसका शरीर एक झटके में नीचे गिरा और बाहर निकल गया। उसे 100 फीट पीछे की ओर गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका रंग राख सा हो गया। उसकी छाती पर बना विशालकाय सांप का चिन्ह फट गया और उसके घाव से खून बहने लगा। बहन तियान, तुम्हारा क्या मतलब है?
क्या तुम सचमुच मुझसे लड़ना चाहती हो? शी म्यू ने ठंडे स्वर में पूछा। तियान हुओ वू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी तलवार उठाई और तलवार की नोक पर लगे खून के धब्बों को देखा। चूंकि आप कोई सबूत नहीं दे सकते, मैं खुद देखूंगी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने अपनी छाती से एक अंगूठे के आकार का मोती निकाला। वह किसी पारदर्शी जेड पत्थर से बना हुआ लग रहा था। उस मोती की सतह पर कुछ अजीब से जादुई निशान धुंधले से दिखाई दे रहे थे। वह कोई जादुई उपकरण लग रहा था। इस मोती को देखते ही शी म्यू के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। तियान हुओ वू की हरकतें देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तियान हुओ वू कुछ बुदबुदाया। तभी मोती से हल्की सी सफेद रोशनी निकलने लगी। फिर उसने अपनी कलाई हिलाई और तलवार से खून की एक बूंद मोती पर गिरा दी। शो, एक अजीब सी आवाज निकली। पारदर्शी मोती से एक सफेद रोशनी निकली। फिर वह धूसर रोशनी में बदल गई। उसी समय धूसर बादलों और धुंध का एक समूह दिखाई देने लगा। फिर वे मोती के शरीर के अंदर घूमने लगे। हुओ वू ने कुछ देर तक देखा, फिर सिर हिलाया और मोती वापस अपनी जेब में रख लिया। तुम्हारी छाती पर जो कुलदेवता है, उसमें किसी श्राप की गहरी आभा है। लगता है तुमने मुझे सच बताया है। ये किसी जादू टोने का श्राप है, तियान हुओ वू बोला। शी म्यू ने सिर हिलाया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। भाई शी, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मुझे पता है कि मैंने कुछ देर पहले जो किया वह बेहद अपमानजनक था, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। मेरी एक छोटी सी लापरवाही कई अकल्पनीय परिणामों को जन्म दे सकती है, इसलिए मुझे आपकी परीक्षा लेनी पड़ी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, तियान हुओ वू ने शी म्यू के सामने झुककर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तियान हुओ वू का ईमानदार रवैया देखकर शी म्यू का गुस्सा गायब हो गया। फिर उसने शांत भाव से पूछा, मैं तियान यिन संप्रदाय की अनुयायी हूँ। मैं दाक्वी साम्राज्य की राजकुमारी भी हूँ। तियान हुओ वू ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। फिर उसने 3 राज्यों से घिरे द्वीप पर अपने अनुभव साझा किए। उसने शी म्यू को ये भी बताया कि उसे एक विशेष दर्जा प्राप्त है, इसलिए संघ ने उसे संधि पर बातचीत करने के लिए बर्बर लोगों की पवित्र भूमि में जाने का काम सौंपा था। उसने उसे अपनी यात्रा के दौरान हुए हमलों के बारे में भी बताया। ये सुनते ही शी म्यू का चेहरा बदल गया। उसने कई दिन बंजर भूमि की गहराई में बिताए थे। हालांकि उसे मानव जाति और बर्बर जाति के बीच शांति वार्ता के बारे में पता नहीं था। ऊपर से समुद्री जाति की जानकारी ने उसे बेचैन कर दिया था। आपके हाव भाव से ऐसा लगता है कि आपको इन बातों की जानकारी नहीं थी, है ना? राजकुमारी हुओ वू ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। हाँ, मैं कई महीने पहले बंजर भूमि में आया था। उस समय मुझे ये खबर नहीं मिली थी। शी म्यू के चेहरे का चिंताजनक भाव धीरे धीरे गायब हो गया। फिर उसने कहा, अब वह इस खबर का भयंकर सांप जनजाति की अपनी यात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोच रहा था। राजकुमारी हुओ वू ने देखा कि शी म्यू अपने विचारों में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर झिझक के भाव थे। फिर उसने पूछा, यह महिला अभी कुछ देर पहले भाई शी के साथ रुकी थी। भाई शी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या मैं भाई शी से एक अनुरोध कर सकती हूँ? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? शी म्यू ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह बोला, महारानी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैं संकीर्ण सोच वाला नहीं हूँ। कृपया मुझे बताएं कि आप क्या पूछना चाहती हैं। जैसा कि भाई शी को अब पता चल गया है, वार्ता करने वाली सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मैं ही अकेला बचा हूँ। मैं भी गंभीर रूप से घायल हूँ। वहाँ बर्बर जाति का एक पवित्र पर्वत है। इस स्थान से वहाँ पहुँचने में 1 महीना लगेगा। इसके अलावा ये यात्रा परेशानियों और दुर्भाग्य से भरी है। भाई शी, 7 संप्रदायों के एक शिष्य के रूप में, क्या आप मुझे बर्बर जाति के पवित्र पर्वत तक ले जा सकते हैं? मुझे उस स्थान पर बर्बर लोगों के महायाजक से मिलना है। राजकुमारी हुओ वू ने बड़े ही सच्चे मन से अनुरोध किया। ये सुनते ही शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं। ये मानव जाति की सुरक्षा का मामला था। इसके अलावा वह दाक्वी राज्य से था, इसलिए राजकुमारी हुओ वू को उस स्थान तक पहुंचाना उसका कर्तव्य था। हालांकि ऐसा करने में उसे कम से कम 2 महीने लगेंगे। अपने शरीर पर लगे श्राप के कारण उसके पास ज्यादा समय नहीं था। दरअसल अगर वह राजकुमारी के साथ इस यात्रा पर जाता तो उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बचती। भाई शी को टोटेम श्राप की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बर्बर लोगों से अभी बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कोई मौका ढूंढूंगी और महायाजक से भयंकर सर्प जनजाति की टोटेम साधना पद्धति का अभ्यास करने का अनुरोध करूंगी। इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये संघ की जिम्मेदारी होगी। अगर महायाजक सहमत नहीं भी होते तो भी आप मेरे साथ तियान किंग शान स्थित संघ के मुख्यालय लौट सकते हैं। मैं एल्डर गोंगसुन का एक प्रिय शिष्य हूँ। वह कई पृथ्वी स्तरीय विधियां जानते हैं जिनसे आपके श्राप को रोका जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी हुओ वू शी म्यू की चिंताओं को समझ गई थी। फिर उन्होंने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बात की। ठीक है, मैं इस नेक काम के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शी म्यू ने कुछ देर सोचा, फिर उसने दृढ़ निश्चय किया और जवाब में वादा किया। अगर वह भयंकर सर्प जनजाति के पास उनकी कुलदेवता साधना पद्धति सीखने जाता तो उसके कुलदेवता श्राप की पुष्टि होना निश्चित नहीं था। हालांकि अगर वह राजकुमारी हुओ वू को पवित्र पर्वत तक ले जाता तो सफलता की संभावना ज्यादा होती। भले ही महायाजक उसकी मदद करने से इनकार कर दे, शी म्यू दूसरे तरीके खोज सकता था। आखिरकार पवित्र पर्वत को बर्बर लोगों की पवित्र भूमि माना जाता था, तो ऐसी जगह पर ऐसे जादू टोने के श्रापों से निपटने के और भी तरीके जरूर होंगे। राजकुमारी हुओ वू ने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ शी म्यू से वादा किया।
ये जगह अब और रुकने के लिए सुरक्षित नहीं है, हमें तुरंत अपनी यात्रा पर निकल जाना चाहिए, राजकुमारी हुओ वू बोली। अचानक उसका रंग सफेद पड़ गया, फिर उसने धीमी सी खांसी निकाली। आप गंभीर रूप से घायल हैं, कृपया आज रात आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लीजिए, हम कल सुबह अपनी यात्रा पर निकलेंगे। शी म्यू की आंखों में आंखें चमक उठीं और उसने कहा। राजकुमारी हुओ वू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसकी छाती में घुटन की भावना काफी तीव्र थी। अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए उसके घावों को रुई से ढक दिया गया था। हालांकि अगर वह अपनी यात्रा जारी रखती तो उसकी चोटें और भी बदतर हो जाती। अच्छा, लेकिन ये लाशें? राजकुमारी हुओ वू ने सिर हिलाया। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, इसे मुझ पर छोड़ दो, शी म्यू ने बर्बर लोगों की लाशों की ओर बढ़ते हुए कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हालांकि उसे बस कुछ ही सुनहरे पत्ते मिले। अपनी लूट पर उसे थोड़ी निराशा हुई। इसके बाद उसने लाशों को एक जगह रख दिया। फिर उसने अपनी छाती से एक जानवर की खाल निकाली। उस खाल पर कुछ लाल रंग के ताबीज उकेरे हुए थे। यह एक आग का गोला जादुई ताबीज था। शी म्यू ने बर्बर बंजर भूमि में आने से 2 हफ्ते पहले ये कागजी ताबीज खरीदे थे। ये कागजी ताबीज कुछ खतरनाक जानवरों की खाल से बने थे। इन्हें बर्बर लोगों के कुछ कच्चे माल से परिष्कृत किया गया था। शी म्यू को अचानक पता चला कि जानवरों की खाल से बने ये कागजी ताबीज मानव जाति के कागजी ताबीजों को भी झेलने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा ये आम ताबीजों से बेहतर भी थे। उसकी उंगली में एक लाल बत्ती चमकी। फिर कागज का ताबीज आग के गोले में बदल गया। शी म्यू ने उसे लाशों के ढेर पर गिरा दिया। लपटें एक पल के लिए जलीं। फिर बर्बर लोगों की लाशें राख में बदल गईं। अगले दिन सुबह सुबह मृद्यान के पास जंगल में एक बंजर जगह में शी म्यू एक खुली जगह पर पालथी मारकर बैठा था। वह ध्यान कर रहा था और चेहरे पर शांति के भाव के साथ सहजता से सांस ले रहा था। भाई शी, राजकुमारी हुओ वू की आवाज पीछे से सुनाई दी। शी म्यू ने आंखें खोलीं और सिर घुमाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। भूरे चमड़े के कपड़े पहने एक विशालकाय और अजीब बर्बर आदमी उसकी ओर आ रहा था। उसकी त्वचा लाल थी और दाढ़ी पीली थी। अगर राजकुमारी की आवाज न होती तो शी म्यू उसे बर्बर समझ लेता। आप राजकुमारी हुओ वू हैं? शी म्यू हैरान रह गया। हे, मैं और कौन हो सकता हूँ? मैंने अपने संप्रदाय के गुरुओं से यह आसान भेष बदलने की तकनीक सीखी है। मेरा पिछला भेष दूसरे बर्बर लोगों ने देखा है, इसलिए इस बार इसे बदलना ही बेहतर है। ओह, वैसे तुम्हें भी अपना रूप बदलना चाहिए, हुओ वू ने हंसते हुए कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया। बंजर जमीन पर अब तक किसी ने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा बहुत इंसान जैसा दिख रहा था, इसलिए अपना रूप बदलने से बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता था। राजकुमारी हुओ वू की भेष बदलने की तकनीक बेहद परिष्कृत थी। शी म्यू ने आधे घंटे के अंदर ही खुद को 40 साल के काले बर्बर आदमी में बदल लिया। शी म्यू एक छोटे से गड्ढे में अपना प्रतिबिंब देखकर दंग रह गया। वह राजकुमारी हुओ वू की छद्म तकनीक देखकर हैरान रह गया। मृत आत्मा की दुनिया में आसमान में ठंडी हवा चल रही थी। काले आकाश में रक्त चंद्रमाओं की एक कतार लटकी हुई थी। शी म्यू को ये देखकर आश्चर्य होता कि एक रक्त चंद्रमा कम हो गया था। अब केवल 11 रक्त चंद्रमा थे। हालांकि हर रक्त चंद्रमा पहले से बड़ा हो गया था, लेकिन जमीन पर रहने वाले जीवों को रक्त चंद्रमाओं की संख्या में बदलाव की कोई परवाह नहीं थी। सबका व्यवहार पहले जैसा ही था। बंजर पहाड़ी के नीचे जमीन का टुकड़ा ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई युद्ध हुआ हो। जमीन पर जगह जगह टूटी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ठंडी हवा सीटी की आवाज के साथ बह रही थी। उसकी आवाज शैतान की आवाज जितनी उदास लग रही थी। साधारण मानव कंकालों के अवशेषों के अलावा लाशों, घुड़सवार शूरवीरों और क्रूर जानवरों के कुछ कंकाल भी देखे जा सकते थे। अचानक मानव कंकालों के उस ढेर में से एक खोपड़ी में हरी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे 2 हरी स्पिरिट की आग जल उठी हो। इस कंकाल का आधा शरीर, जिसमें पैर और बायां हाथ भी शामिल है, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। सिर्फ उसकी छाती की गुहा ही बची थी। उसकी खोपड़ी और दाहिना हाथ अभी भी उसकी छाती से जुड़े हुए थे। कंकाल ने एक हाथ से जमीन का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। फिर उसने अपने बचे हुए शरीर को देखा। उसकी आंख के गड्ढे में लगी हरी लपटें हिल उठीं। वह थोड़ा उदास लग रहा था। ये कंकाल यान लुओ था। अध्याय 150 सफेद घोड़ा पर्वत। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। यान लुओ अपने दाहिने हाथ के सहारे रेंगने लगा। युद्ध में लड़ते हुए उसके वक्ष और पसलियों में कई दरारें पड़ गई थीं, लेकिन उसकी खोपड़ी, दाहिने हाथ और कंधे व दाहिने हाथ के जोड़ में कोई दरार नहीं आई थी। वह पल भर इधर उधर रेंगता रहा। फिर उसने बाकी कंकालों से तरह तरह की हड्डियां इकट्ठी की ताकि अपना शरीर जोड़ सके। उसने कुछ ही देर में अपने शरीर की हड्डियों को कुशलता से जोड़ दिया था। यान लुओ ने अपने हाथ पैर हिलाए। फिर वह खड़ा हुआ और युद्धभूमि में इधर उधर घूमने लगा। फिर वह एक धूसर मानव कंकाल के पास पहुंचा जिसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। धूसर मानव खोपड़ी की आंखों के गड्ढों से हल्की हरी आत्मा की लौ अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। यान लू ने अपना पैर उठाया और धूसर खोपड़ी पर कदम रखा। कच, एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। धूसर खोपड़ी फट गई और फट गई। उसमें से हरी रोशनी की धुंध निकली और यान लू ने उसे अपने मुंह में चूस लिया। युद्धभूमि में बुझती हुई आत्मा ज्वालाओं वाले कई कंकाल पड़े दिखाई दे रहे थे। यान लुओ दौड़ा और 10 से ज्यादा मानव खोपड़ियों की आत्मा ज्वालाओं को निगल गया। परिणामस्वरूप उसकी आत्मा ज्वाला का रंग हल्के हरे से चमकीला हरा हो गया। उसकी शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। अब उसकी आंखों के गड्ढे 2 चमकीली हरी मशालों में बदल गए थे।
अचानक उसके शरीर की दरारें भरने लगीं। दरारें धीरे धीरे कम होती गईं, जब तक कि वे पूरी तरह से गायब नहीं हो गईं। यान लुओ थोड़ी देर बाद स्थिर खड़ा हो गया। उसकी आंखों के गड्ढों में हरी लौ 2 बार धधकी। अचानक उसे समझ आ गई। वह तेजी से एक चांदी जैसे सफेद मानव कंकाल के पास पहुंचा, जो अभी मरा नहीं था। यान लुओ चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में हरी आत्मा की लपटें कई बार टिमटिमाईं। ऐसा लग रहा था मानो यान लुओ किसी बात पर विचार कर रहा हो। चांदी सफेद कंकाल ने अपने बगल में पड़े टूटे हुए कंकालों को देखा। उसकी आंखों के गड्ढों में मंद हरी लपटें थोड़ी कांप उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह डर गया हो। अचानक यान लुओ नीचे झुका। उसने चांदी जैसी सफेद खोपड़ी उठाई और सांस लेने के लिए मुंह खोला। चांदी सफेद खोपड़ी से एक हरे रंग की रोशनी निकली और यान लुओ के मुंह में चली गई। यान लुओ की आंखों की लौ बदल गई और फव्वारे की तरह ऊपर उठने लगी। एक क्षण बाद उसने अपना मुंह खोला और एक छोटी सी हरी लौ उगल दी। फिर वह रोशनी यान लुओ के हाथ में मौजूद चांदी सफेद खोपड़ी में समा गई। चांदी की खोपड़ी में रोशनी की एक किरण चमकी। फिर 2 हरी लपटें प्रकट हुईं। यान लुओ की आंखों में आत्मा की ज्वाला एक बार फिर धधक उठी। फिर यान लुओ ने चांदी की खोपड़ी को उसके सिरहीन शरीर पर रख दिया। एक तेज चरमराहट की आवाज सुनाई दी। चांदी सफेद मानव कंकाल खड़ा हो गया। वह हिल रहा था और हिल रहा था। उसका शरीर यान लुओ के शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वह रेंगता हुआ यान लुओ के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। यान लुओ ने अपना सिर उठाया और हल्की सी सीटी बजाई। फिर वह घूमकर दूसरी जगह की ओर चल पड़ा। चांदी सफेद कंकाल खड़ा हो गया और यान लुओ के पीछे चलने लगा। आधे दिन बाद यान लुओ युद्धभूमि से चला गया। 2 मानव कंकाल उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे हिलते डुलते हुए दूर तक चले जा रहे थे। 1 महीने बाद बर्बर बंजर भूमि के उत्तर पश्चिम दिशा में कहीं वह जंगली बंजर जमीन अब वीरान बंजर जमीन नहीं रही। जहां तक नजर जाती लाल फूल और हरी घासें ही नजर आती। दरअसल पहले बंजर जमीन की जगह घना जंगल और बहती नदी दिखाई देती थी। नदी तेजी से बह रही थी। उसका पानी इतना साफ था कि नदी का तल दिखाई दे रहा था। उस नदी के किनारे एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था। वह कई हजार फीट ऊंचा था। पूरा पहाड़ सफेद रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजीब सी हड्डीदार चट्टान से बना हो। दूर से देखने पर वह किसी घोड़े के विशाल पैर जैसा लग रहा था। वह सफेद घोड़े की तरह ऊपर की ओर उठा हुआ था, इसलिए बर्बर कबीले के लोग इसे सफेद घोड़े का पहाड़ कहते थे। श्वेत अश्व पर्वत बर्बर लोगों की नजर में एक अनोखा महत्व रखता था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन दानव इसी पर्वत के 100 किलोमीटर के दायरे में पैदा हुए थे। इसलिए इस क्षेत्र को पवित्र भूमि और श्वेत अश्व पर्वत को पवित्र पर्वत कहा जाता था। श्वेत अश्व पर्वत की एक अत्यंत ऊंची चोटी पर एक बर्फ सफेद महल बना हुआ था। ये बर्बर जाति का तीर्थस्थल था। महायाजक भी वहीं रहते थे। इसे पवित्र हिम महल के नाम से जाना जाता था। एक पुरुष और एक महिला पर्वत शिखर के पास एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर अगल बगल खड़े थे। वे दूर सफेद घोड़ा पर्वत की ओर देख रहे थे। पुरुष ने भूरे भेड़िए के रोए वाला लबादा पहना हुआ था और वह डेविड्स डियर नामक घोड़े पर सवार था। स्त्री ने लोमड़ी के रोए वाला लबादा पहना हुआ था और वह भूरे जंगली घोड़े पर सवार थी। ये 2 लोग वहां तक पैदल चलकर पहुंचे थे। ये कोई और नहीं बल्कि शी म्यू और राजकुमारी हो वू थे। इन दोनों लोगों ने यात्रा के दौरान कई बार अपना रूप बदला था ताकि वे उन क्रूर बर्बर लोगों से बच सकें। ये तरीका पूरी यात्रा में उनके काम आया। अब वे आखिरकार पवित्र पर्वत के पास पहुंच गए थे, तो वे दोनों एक दिन पहले वाले अपने मूल रूप में वापस आ गए थे। लेकिन वे अभी भी बर्बर लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे। शी म्यू ने अपनी नजर फिर पहाड़ी की चोटी पर घुमाई। सफेद घोड़ा पर्वत की तलहटी के पीछे जमीन के एक टुकड़े पर कई बर्बर बैरकें दिखाई दे रही थीं। बैरक के सभी घर सफेद पत्थरों से बने थे। बैरक ज्यादा बड़ी नहीं थी। पहाड़ के एकमात्र प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए वहां सिर्फ 200-300 आदमी तैनात थे। भाई शी, चलो चलें। पवित्र हिम महल को देखते ही राजकुमारी हो वू की आंखों में उत्साह की एक झलक उभर आई। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। फिर वह बर्बर घोड़े पर सवार हो गई और तेज गति से बर्बर बैरक की ओर बढ़ने लगी। शिम्यू ने अपने पैरों को धीरे से डेविड हिरण में दबाया और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। रुको, ये तीर्थयात्रा का समय नहीं है। जो बिना अनुमति के पवित्र पर्वत में प्रवेश करेगा उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। अचानक 2 लोग बैरक के सामने प्रकट हुए। बर्बर सैनिकों के एक छोटे से समूह के एक रक्षक ने अपने हाथ में हथियार लेकर शी म्यू और राजकुमारी को रोकने की कोशिश की, हालांकि वे पहले ही अपने घोड़ों से उतर चुके थे। मैं दाक्वी साम्राज्य की राजकुमारी हो वू हूँ। मैं मानव जाति के 7 संप्रदायों की ओर से महायाजक के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ। राजकुमारी हो वू ने अपना परिचय देते हुए अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ लीं। पहरेदार के सिर पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। वह उस समूह का नेता लग रहा था। वह कुछ देर तक उन्हें एकटक देखता रहा। वह एक पल के लिए झिझका और दूसरे बर्बर के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। फिर उसने अपना सिर उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने उन दोनों मनुष्यों को और गौर से देखा जो बर्बर जैसे दिख रहे थे। आदेश मिलते ही बर्बर सैनिक बैरक की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद बैरक के अंदर से एक अधेड़ उम्र का उदास बर्बर आदमी, जिसके सिर पर 3 लाल पंख जड़े थे, घोड़े पर सवार होकर आया। प्रवेश द्वार पर खड़े बर्बर सैनिकों के छोटे से समूह ने उसे आते देख रास्ता बना लिया। नेता अभी भी शी म्यू और राजकुमारी को सतर्क निगाहों से देख रहा था। मैं अगूना हूँ, इस बैरक के पहरेदारों का सरदार। तुम दोनों मानव जाति के 7 बड़े संप्रदायों के दूत होने का दावा कर रहे हो।
क्या तुम मुझे कोई सबूत दिखा सकते हो? अधेड़ उम्र के बर्बर आदमी ने उन दोनों इंसानों की तरफ शक भरी नजरों से देखा। फिर उसने चेहरे पर एक ठंडा भाव लिए हुए कहा, यह मेरा दूत आदेश चिन्ह है जो 7 बड़े संप्रदायों ने अपने प्रशासन के अंतर्गत दिया है। इसे नकली बनाना संभव नहीं है। महायाजक इसे देखकर आसानी से पहचान लेंगे। राजकुमारी हुओ वू के हाव भाव नहीं बदले। उन्होंने अपनी छाती से एक सफेद जेड आदेश चिन्ह निकाला और कहा, यह सफेद जेड ऑर्डर टोकन देखने में साधारण जेड जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी सतह पर कई आकर्षण चिन्ह उकेरे गए थे, जिससे ये काफी रहस्यमय लग रहा था। कोई भी आसानी से बता सकता था कि यह कोई साधारण जेड नहीं था। हे, क्या तुम्हें महायाजक की स्थिति पता है? तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें उनसे मिलने दूंगी? मैं ये टोकन जांच के लिए ले जाऊंगी। अगर यह असली है तो मैं खुद महायाजक को रिपोर्ट करूंगी, अगुना ने शरारती हंसी के साथ कहा। राजकुमारी हुओ वू ने हिचकिचाते हुए शी म्यू की ओर देखा। शी म्यू ने राजकुमारी से कुछ फुसफुसाया। फिर राजकुमारी हुओ वू ने कुछ देर सोचा और टोकन अगुना की ओर फेंक दिया। अगुना ने सफेद जेड टोकन को पकड़ा और बिना देखे उसे अपनी छाती में डाल लिया। आओ लोगों, इन इंसानी जासूसों को गिरफ्तार करो। अगुना का चेहरा उतर गया। फिर उसने सिर घुमाया और कहा। अचानक 100 से ज्यादा बर्बर सैनिक बैरकों से बाहर निकल आए। इन लोगों में 10 से ज्यादा टोटेम योद्धा थे। उन्होंने शी म्यू और राजकुमारी हुओ वू को तेजी से घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से ही इसके लिए तैयार थे। भालों की अग्रिम पंक्ति पहले ही अपनी जगह बना चुकी थी। उनके हाथों में भाले उड़ान भरने के लिए तैयार थे। 10 से ज्यादा टोटेम योद्धाओं ने अपनी टोटेम शक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया और उनके शरीर फूलने लगे। राजकुमारी हुओ वू का रंग बदल गया। अचानक उसकी कमर में एक सफेद रोशनी चमकी। फिर उसके हाथ में एक सफेद लचीली तलवार दिखाई दी। एक चमकीली और शानदार बर्फ की फुहारें एक झटके में उठ खड़ी हुईं। वह मानो युद्ध के लिए तैयार हो। शी म्यू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपना हाथ अपने काले ब्लेड के मूठ पर रखा। ब्लेड की सतह पर लाल जादू के निशान चमक उठे। फिर उसने बर्फ जैसी ठंडी आंखों से अगुना को घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मरे हुए इंसान को देख रहा हो। तभी उसके मुंह के कोने पर एक वक्रता उभर आई। क्या हुआ? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमारा विरोध कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कौन सी जगह है? शी म्यू की बर्फ जैसी ठंडी आंखें देखकर अगुना थोड़ा डर गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था। उसने आदेश देने के लिए अभी हाथ उठाया ही था कि एक गहरी गरिमापूर्ण आवाज उसके कानों में पड़ी। यह महायाजक की शांत साधना का स्थान है। अगुना, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा भयंकर नागवंश है? एक लंबा चौड़ा बर्बर आदमी बैरक से बाहर निकला। उसने नीले चमड़े का गाउन पहना हुआ था। उसके गले में भयंकर नीले दांतों की एक माला लटकी हुई थी। वह कंधे पर नीले पत्थर से बना एक विशाल हथौड़ा लटकाए हुए था। उसका वजन 500 किलोग्राम लग रहा था। ये शब्द सुनते ही शी म्यू ने अगुना की छाती की ओर देखा। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़कर अपने टोटेम की ओर देखा। लॉर्ड वू लैन, मुझे अभी अभी पता चला है कि ये दोनों लोग मानव जासूस हैं। इन्हें गिरफ्तार करने में कुछ भी गलत नहीं है। अगुना का चेहरा बदल गया। उसने अपनी उठी हुई बाह नीचे किए बिना ही बोल दिया, भगवान वू लैन, मैं दाक्वी साम्राज्य की राजकुमारी हुओ वू हूँ। मैं मानव जाति के 7 बड़े संप्रदायों की प्रतिनिधि हूँ। मुझे महायाजक के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी है। अगुना ने मेरे दूत आदेश चिन्ह को अपनी गोद में रख लिया है। मैं भगवान वू लैन से अनुरोध करती हूँ कि वे उसे देखें। राजकुमारी हुओ वू की आंखों में एक प्रसन्नतापूर्ण भाव उभर आया जब उसने उस लंबे बर्बर व्यक्ति के गले में हार पर एक नजर डाली। अगुना, मुझे उसका ऑर्डर टोकन दो। मैं उसे देखना चाहता हूँ। नीले चमड़े के गाउन में उस बड़े बर्बर ने अपना सिर घुमाया और अगुना को घूरने लगा। फिर उसने कहा। अगुना का चेहरा बदल गया। उसने अपनी छाती से राजकुमारी हुओ वू का सफेद जेड ऑर्डर टोकन निकाला और वू लैन को सौंप दिया। वू लैन ने टोकन हाथ में लिया और भावशून्य चेहरे से उसे देखा। फिर उसने उसे अपने माथे पर लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसने सफेद जेड टोकन नीचे रख दिया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये दोनों लोग मानव जाति के दूत हैं। तुम सब पीछे हट जाओ। वू लैन ने हाथ हिलाकर शी म्यू को घेरे हुए बर्बर लोगों की ओर इशारा किया। ये सुनते ही बर्बर लोग तुरंत बैरक में लौट आए। अगुना, क्या तुम भी इस दूत आदेश चिन्ह की जांच करना चाहती हो? वू लैन ने अपने हाथ में सफेद जेड आदेश चिन्ह को हिलाया। फिर उसने अगुना की ओर देखा और पूछा। जरूर। अगुना ने सफेद जेड ऑर्डर टोकन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसे ले तो लिया, लेकिन जल्द ही नाराजगी से लौटा दिया। फिर वह बिना एक शब्द बोले वहीं खड़ा रहा। अगुना, यह मत भूलना कि अब तुम पवित्र हिम महल के रक्षकों के नेता हो। तुम्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। वू लैन ने बर्फ जैसी ठंडी आंखों से अगुना को देखा। इस समय उसके शरीर से एक जियान तियान स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति की अत्याचारी और प्रभावशाली आभा की एक झलक उभरी। अगुना ने वू लैन के शरीर में दौड़ती शक्तिशाली और अमूर्त आभा को महसूस किया। वह खुद को रोक नहीं पाया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा लाल हो गया। फिर उसने पछतावे की आवाज निकाली और जल्दी से पीछे हट गया।